हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इवन ये मान सकते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है उनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर किसी एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, इतना मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। इसलिए आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्लास को आप पूरा अटेंड करें और कोई क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट के लिए आप जो है कमेंट कर सकते हैं कभी भी बीच में, मैं आपको उनके जवाब देता रहूँगा, ठीक है। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले 2 लाइन जो कि आपको एक नया हौसला देगी। सूर्योदय और अवसर इन दोनों में एक ही समानता है। सूर्योदय और अवसर इन दोनों में एक ही समानता है। अक्सर देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। सूर्योदय और अवसर में एक ही समानता है कि अक्सर देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। तो आपको देर नहीं करनी है, आपको अवसर का फ़ायदा उठाना है। जैसे ही आपको मौका मिले तो उस पर इतनी अच्छी मेहनत, इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपकी सफलता पूरी दुनिया के अंदर शोर मचा दे, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास अपन शुरू करते हैं अपनी। पहला जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है खरपतवार विज्ञान से, ठीक है, तो उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला तो अपने क्वेश्चन जैसे पहले खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार विज्ञान तो बाद की बात है, पहले खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार का मतलब एक वैज्ञानिक था डॉक्टर जेंथ्रो टूल। कौन था? डॉक्टर जेंथ्रो टूल। तो वो जो वैज्ञानिक था उस वैज्ञानिक ने खरपतवार की एक परिभाषा बताई। क्या परिभाषा बताई? कि वीड इज ए प्लांट विच इज ग्रोइंग वेयर देयर इट इज नॉट डिजायर्ड। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब यह है कि खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो उस स्थान पर उगता है जहां पर उसे नहीं उगना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? मतलब वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो खरपतवार एक ऐसा पौधा है जो ऐसे स्थान पर उगता है जहां पर उसे नहीं उगना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? खरपतवार। क्या कहलाएगा? खरपतवार, ठीक है। एंड वीड इज ए अनडिजायरेबल प्लांट्स। मतलब ये अपने वांछित पौधे होते हैं, उनके अतिरिक्त जो पौधे होते हैं उनको अपन वीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीड। वीड यानी खरपतवार, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे अपन उदाहरण लेके समझते हैं इसको, परिभाषा को, कि भाई वीड क्या होता है, खरपतवार क्या है। इसके उदाहरण की बात करें कि भाई जैसे मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ कि मैंने लगा रखी है मक्का की फसल। किसकी फसल लगाई है? मक्का की। क्लियर से सुन लेना, मैंने लगाई है मक्का की फसल। उसके अंदर एक पौधा उगा है ज्वार का। किसका? ज्वार का। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये खरपतवार है या नहीं। यस या नो में आप आंसर दे सकते हैं। खरपतवार है तो यस, और नहीं है तो नो। यहाँ पर महेंद्र का कमेंट आया है यस, मतलब खरपतवार है। लाखन का कमेंट भी आया है यस। खुशहाल का कमेंट आया है यस। नितेश कह रहा है यस। मंजू कह रही है यस। और यहाँ पे खुशी भी कह रही है यस, ठीक है। तो मतलब आप सबके अनुसार ये खरपतवार है। राजेश परिहार भी कह रहा है यहाँ पे यस, वेरी गुड। तो धीरज कंवर भी कह रही है यहाँ पे यस, ठीक है। तो मतलब वीड क्या है ये आपको दिमाग में क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है अच्छे से। मतलब क्रॉप प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। क्रॉप प्लांट का मतलब कोई फसल का पौधा है, वो भी खरपतवार हो सकता है एक पर्टिकुलर स्थान पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, इसका भी जवाब दें आप मेरे को यस या नो में, खरपतवार है या नहीं, ठीक है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। गेहूं की लोकवन किस्म मैंने लगा रखी है। कौन सी किस्म लगा रखी है? लोकवन, ठीक है। उसके अंदर एक सोनालिका का पौधा उगता है। लोकवन किस्म के अंदर सोनालिका का पौधा, मतलब गेहूं का ही पौधा है, ठीक है, पर अदर किस्म, अलग किस्म का पौधा है। तो वो क्या खरपतवार है या नहीं? पवन कुमार कह रहा है यस। लाखन सिंह कह रहा है यस। या महेंद्र कह रहा है यस। मंजू कह रही यस। खुशहाल कह रहा है यस। नितेश कह रहा है यस। और खुशी भी कह रही है यहाँ पे यस। खुश
ठीक है, तो आप सभी के जो जवाब हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया है वीड क्या होता है। तो आगे चलते हैं अब अपन। ठीक है, धीरज भी कह रही यस, तो शाबाश। मतलब वो पौधा अपने लिए वहाँ पे आवश्यक नहीं है। ठीक है, वहाँ पर ऐसा पौधा ही होना चाहिए जो उस क्रॉप का है, मतलब उस क्रॉप के साथ में उस वेराइटी का भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब अदर वेराइटी भी है वो एक वीडी कहलाएगा। क्लियर, आपको सबको ये क्लियर हो गया है। अब ये खरपतवार के वर्गीकरण होते हैं, इनकी अपन चर्चा नहीं करने वाले। ये खरपतवार विज्ञान जो पढ़ते हैं पूरी उसमें पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की आज क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं खरपतवार विज्ञान क्या होती है। खरपतवार विज्ञान का मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें खरपतवारों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको अपन खरपतवार विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसके फादर यानी जनक कौन है, ये पूछने जैसा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आ सकता है। तो खरपतवार विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, जेंथ्रो टूल। कौन कहलाते हैं, जेंथ्रो टूल, जिसने एक किताब लिखी थी ए हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। कौन सी किताब लिखी थी, ए हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, और इन्होंने खरपतवार के बारे में सबसे पहले बताया था, और इसलिए जो है इनको खरपतवार विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं खरपतवार के जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन पे आगे चर्चा करेंगे अभी अपन। उससे पहले जेंथ्रो टूल आप सबने समझ लिया, देखो खरपतवार क्या होता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में जेंथ्रो टूल जो है खरपतवार विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के जनक, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन कहलाते हैं, पीटर डे क्रिसेंजी। कौन कहलाते हैं, पीटर डे क्रिसेंजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, पीटर डे क्रिसेंजी। कौन है, पीटर डे क्रिसेंजी। ठीक है, इसके बाद में सॉइल साइंस के पितामह यानी मृदा विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, वीवी डोक्यूचेव। कौन है, वीवी डोक्यूचेव जो है वो सॉइल साइंस यानी मृदा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, मतलब 99% चांस मान सकते हो कि यहां से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, तो अपन कौन सा क्वेश्चन आता है उसको समझ लेते हैं। परजीवी खरपतवार, देखो खरपतवार क्या था वो तो आपको क्लियर हो गया था, खरपतवार क्या था ये तो समझ में आ गया था। अब यहाँ पे नई टर्म आई है परजीवी, है ना। परजीवी का मतलब क्या होता है, ऐसा पौधा जो अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता हो, मतलब जो अपने जीवन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उसको अपन परजीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी, है ना, पैरासाइट। क्या बोलते हैं, पैरासाइट या परजीवी। ठीक है, तो ये जो कुछ खरपतवार हैं, 4 खरपतवार है, मोस्ट इंपोर्टेंट खरपतवार है अपने 4 खरपतवार जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये स्वपोषित नहीं होते हैं, ये परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आलसी टट्टू है ये, जो अपना भोजन बनाना नहीं चाहते, केवल पड़े पड़े खाना चाहते हैं। ठीक है, तो धर्मराज गुज्जर, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो जो है ये जो पौधे हैं मतलब अपना भोजन बनाना नहीं चाहते हैं, मतलब आलसी हैं, ये पड़े रहना पसंद करते हैं। ठीक है, केवल पड़े पड़े खाना इनको पसंद है। ठीक है, जो कि अपन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, कोई पड़ा पड़ा खाता है उसको बर्दाश्त करते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ न कुछ काम करना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार ये जो पौधे हैं ये पैरासाइटिक वीड है, इसलिए अपने को ये भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, इनको अपन हटाते हैं, किसी फसल पे लग जाते हैं ये, तो इनको हटाने का अपन काम करते हैं, इनको नहीं रखते हैं वहां पे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि कौन कौन से खरपतवार है। अब ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने, क्लोज। क्या बना रखी है, क्लोज। क्लोज मतलब एक तो क्लोज होता है बंद, ये क्लोज बंद नहीं है, ये क्लोज है। क्या है, क्लोज, CLOS, CLOS। ये क्लोज नाम याद रखोगे तो आपको चारों के नाम याद रह जाएंगे, आप जिंदगी में कभी भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर क्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लोज की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपको पता ही है। ठीक है, पता है नहीं, पता चल जाएगी, अभी तक तो पता नहीं थी, अब चल जाएगी। ठीक है, तो क्लोज की फुल फॉर्म आपको याद रह जाएगी, परंतु पहला जो अपना काम करना है क्लोज याद रखना है। क्या याद रखना है, क्लोज। पैरासाइटिक वीड जो है वो क्या है, क्लोज। ठीक है, 4 पैरासाइटिक वीड है जिनको अपन क्लोज के रूप में याद रखते हैं। तो अपन इसका फुल फॉर्म याद करते हैं, समझते हैं। क्लोज, सी का मतलब होता है कसकूटा। क्या होता है, कसकूटा। कसकूटा का मतलब होता है अमरबेल कहते हैं इसको, डोडर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कसकूटा। अमरबेल आपने सबने देखी होगी, ये जो फोटो लग रहा है इस पे पीली पीली कलर की जो बेल दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, अमरबेल है। क्या है, अमरबेल। ठीक है, तो पहला जो अपना वीड है कसकूटा,
ठीक है। अब आगे आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन समझेंगे, पहले इनके नाम समझ लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपना है लोरेंथस, एल का मतलब क्या है, लोरेंथस, कौन सा, लोरेंथस, ठीक है। इसके बाद में है ओरोबेंकी, उसके बाद में कौन सा है, ओरोबेंकी, ठीक है। हाँ, ये तो है अपना ओरोबेंकी, ये है लोरेंथस, ठीक है, ओरोबेंकी, ठीक है। उसके बाद में स्ट्राइगा, चौथा खरपतवार है अपना स्ट्राइगा, ठीक है। ये चारों के चारों खरपतवार है, परजीवी खरपतवार है, मतलब ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो पहला है क्लोस, कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं पहले तो, कि भाई कौन कौन से खरपतवार होते हैं। यस, राम राम लाखन भाई, राम राम। हाँ, तो कस्कुटा, लोरेंथस, ओरोबेंकी और स्ट्राइगा, ये चारों के चारों खरपतवार आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब जैसे पहला अपन बात करते हैं कस्कुटा की, इस कस्कुटा के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अमरबेल या डोडर इसके अन्य नाम है, मतलब ये अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि हो जरूरी नहीं कि वहाँ कस्कुटा ही देवे या अमरबेल ही देवे, है ना। तो तीनों नाम आपको याद रहने चाहिए। कस्कुटा इंग्लिश में बोलते हैं, अमरबेल और डोडर, ठीक है। कस्कुटा तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, सी से सी, है ना। तो कस्कुटा, अमरबेल का जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि भाई पहला क्वेश्चन जो बनता है, अब इन सभी का जो पहला क्वेश्चन, तो देखो एक तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है, निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है। तो यहाँ पर आपके चार जो ऑप्शन है, चारों के चारों नाम आपको याद होंगे कि भाई ये चारों परजीवी खरपतवार है। तो अगर तीन ऑप्शन में ये दे रखे हैं तीनों, तो चौथा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, उपरोक्त सभी, क्या मिलेगा, उपरोक्त सभी। तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये चार तीनों जो है परजीवी खरपतवार है, ठीक है। अगर ऐसे पूछ ले क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार नहीं है, तो उस समय आपको क्या होगा, तीन तो दिए होंगे परजीवी खरपतवार और चौथा ऐसा खरपतवार होगा जो इसमें नहीं दिया होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, दूसरा एक और दूसरा किसी खरपतवार का नाम दे दिया होगा, जैसे कृष्णनील हो गया या मोथा हो गया, कोई सा भी दूसरा खरपतवार का नाम आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार है, तो ये चारों के नाम आपको याद है तो आप कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परजीवी खरपतवार नहीं है, तो भी आपको अगर चारों के नाम याद है तो आप उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है कि अमरबेल जो है किस प्रकार का खरपतवार है। अब इसको समझने के लिए देखो मैं आपको एक नई स्लाइड यहाँ पे बनाता हूँ, फिर उसको अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये अपना पौधा है, ठीक है, ये अपना कोई भी पौधा है, मतलब इसको अपन, ये है तो पेड़ है एक तरीके से, परंतु पेड़ पे अपन समझ रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे जो मैं खरपतवार बता रहा हूँ पेड़ पे लगते हैं, पौधों पे भी तो लगते हैं, जैसे रिजगा, बरसिंग, वो तो पौधे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अपन एक डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं कि कौन सा खरपतवार कहाँ पर लगता है, मतलब किस प्रकार का खरपतवार है, ठीक है। तो जैसे अपन ने क्लोज लिखा था उसको ऐसे कैसे इस पे लिख दो, ठीक है। ये जड़े आ गई नीचे, क्लोस, ऐसे कैसे सीधा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, पहला आ रहा है सी, क्या आ रहा है, सी। सी का मतलब ये ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, अपने को शुरुआत हमेशा तने के ऊपर से करनी है। कहां से करनी है, खुशवंत सोनीवाल, खुश रहो बेटा, खुश रहो। तो सी का मतलब अपना कस्कुटा, क्या है, कस्कुटा। अब कस्कुटा शुरू अपन शीर्ष से कर रहे हैं, तने से शुरू कर रहे हैं, तो पहला जो होगा वो क्या होगा, पूर्ण तना परजीवी, क्या होगा, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, ठीक है। पहला क्या हो गया, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार, कस्कुटा क्या हो गया, पूर्ण तना परजीवी। अब इंग्लिश में इसको लिख देते हैं फुल स्टेम, स्टेम, ठीक है। ये सी लिख दिया, इधर एल लिख देता हूँ, इधर ओ लिख देते हैं, इधर एस लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब पूर्ण तना का मतलब जैसे ये आपका तना है, ठीक है, ये तना है, तो ये जो पूरा भोजन इस तरीके से तने के ऊपर लपेटाया रहता है ये, ठीक है। चाहे इसके ऊपर भी फैला हुआ हो, चारों तरफ कैनोपी पे कहीं भी फैला हो सकता है, परंतु ये क्या करता है, अपना पूरा का पूरा भोजन जो है कहाँ से लेता है, तने से लेता है। मतलब ये और कहीं से अपना भोजन नहीं ले सकता है, न तो वायुमंडल से ले सकता है, न और कहीं से ले सकता है, न मृदा से ले सकता है। कहाँ से लेता है,
पौधे से, मतलब पूर्णतया ये पौधे के तने के ऊपर निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। क्या बोलते हैं, पूर्ण तना परजीवी खरपतवार। ठीक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में फुल स्टेम पैरासाइटिक वीड्स, है ना। फुल स्टेम पैरासाइटिक वीड। अब आपको याद रखने के लिए वापस ये इंग्लिश वाला भी इसलिए लिख रहा हूँ और हिंदी में भी वैसे याद रह जाएगा, दोनों चीजें ट्रिक आपको केवल क्लोज याद रखनी है और इस तरीके से लिख देना है ना। पेड़ पर कहीं भी आप कंफ्यूज भी हो जाओ एग्जाम के अंदर तो आपको ऐसे कैसा एक डायग्राम बनाना है और क्लोज ऐसे कैसे लिख देना है, मतलब इन दोनों को लिखना है जड़ों की सीध में और इन दोनों को लिखना है तने की सीध में, तो आप कभी गलत नहीं करोगे, क्वेश्चन आपका 100% सही होने वाला है। ठीक है, तो अगला जो अपना खरपतवार है लोरेंथस। ठीक है, लोरेंथस का मतलब ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो लोरेंथस हो जाएगा अपना हाफ, क्या हो जाएगा, हाफ स्टेम पैरासाइटिक वीड। ठीक है, हाफ स्टेम पैरासाइटिक वीड। इधर क्या हो जाएगा हिंदी में, अर्धतना परजीवी, अर्धतना परजीवी। ठीक है, अर्धतना परजीवी मतलब हाफ स्टेम पैरासाइटिक वीड। ठीक है, मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये है कि ये आधा तो अपना तने पे रहेगा, जैसे इसे मान लेते हैं ये तना है तो आधा तने पे और आधा नीचे लटका रहेगा, तो मतलब ये कुछ मात्रा में जैसे जल वायुमंडल से अवशोषित कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अर्धतना परजीवी। ठीक है, मतलब आधा तो भोजन ये कहाँ से ले रहा है, तने से ले रहा है, और आधा भोजन ये वायुमंडल से कुछ CO2 ग्रहण कर रहा है, इसके अलावा जो है मेन तो है पानी, है ना, जल वाष्प को ये अवशोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको क्या बोलेंगे अपन, अर्धतना परजीवी, मतलब आधा तो तने पे डिपेंड है और आधा जलवायु से ये अपना भोजन ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, अर्धतना परजीवी यानी हाफ स्टेम पैरासाइटिक वीड। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे का मतलब ये दोनों नीचे लिखे हैं तो आपको समझ जाना है कि ये जड़ों में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, जड़ों के अंदर लगते हैं। ठीक है, तो पहला अपना आता है ओरोबैंकी, एरोबैंकी यानी फुल रूट। फुल रूट पैरासाइटिक वीड यानी पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, अब पूर्ण जड़ परजीवी का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा खरपतवार जो पूर्णतया अपने भोजन के लिए जड़ों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, जड़ों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला, पूर्ण जड़ परजीवी यानी फुल रूट पैरासाइटिक वीड, फुल रूट पैरासाइटिक वीड। ठीक है, पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो जाएगा, मतलब ये जो है अपना भोजन केवल और केवल जड़ों से, ये जड़ें हैं तो इन जड़ों पे ये लिपटा हुआ रहेगा और सिर्फ जड़ों से अपना भोजन ले सकता है, जमीन से अपना भोजन ये नहीं ले सकता है। ठीक है, होलो पैरासाइट क्या होता है बेटा, खुशवंत, है ना, होलो पैरासाइटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, पूर्ण फुल रूट हो गया, हाफ रूट हो गया, ठीक है, होलो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अपना स्ट्राइका किस प्रकार का है, अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी खरपतवार। ठीक है, मतलब आधा तो ये भोजन अपना कहां से ले रहा है, जड़ से, और आधा ले रहा है जमीन से, आधा जड़ से और आधा जमीन से, इसलिए इसको क्या बोला, अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, क्लियर, इसको इधर इंग्लिश में बोलेंगे हाफ। हाफ रूट पैरासाइटिक वीड मतलब अर्ध जड़ परजीवी, मतलब आधा भोजन तो कहां से ले रहा है, जड़ से ले रहा है, आधा कहां से ले रहा है, जमीन से ले रहा है। श्रवण कुमावत, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ये चारों खरपतवार। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आने वाला है कि जैसे अमरबेल है, तो अमरबेल किस प्रकार का परजीवी खरपतवार है, क्या आएगा,
अमरबेल किस प्रकार का परजीवी खरपतवार। अब आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है फुल हाफ फुल हाफ। कैसे याद रखोगे, फुल हाफ। अब फुल का मतलब ये समझ लेना, देखो आप कहीं गड़बड़ मत कर देना, हाफ फुल कर दोगे तो लफड़ा पड़ जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से शीर्ष से शुरू करना है। शीर्ष का मतलब क्या हो गया, पूर्ण। पौधा ऊपर क्या हो गया, पूर्ण होता है ना, अधूरा थोड़ी है। ऊपर तक की बात कर रहे हैं तो पूर्ण हो गया, मतलब ऊपर से शुरू कर रहे हैं, शीर्ष से अपन, तो शीर्ष से शुरू करेंगे। सबसे पहले फुल से याद रखना है ना भाई। गिलास में अगर ऊपर से आप बात करोगे तो ऊपर तो फुल भरा हुआ है ना, तो फुल से बात करेंगे, पहला तो फुल आएगा। क्या आएगा, पहला फुल आएगा। और उल्टा तो अपन इनको कर नहीं सकते हैं, SOLC तो लिखेंगे नहीं अपन, लिखेंगे तो ऐसे ही C ऊपर लिखेंगे, फिर L और फिर O और फिर S, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपको पहले याद रखना है फुल। क्या याद रखना है, फुल, क्योंकि पौधा पूर्ण है, ऊपर तक पूर्ण है, ठीक है। तो फिर नीचे जाते जाएंगे तो आधा आधा होता जाएगा, है ना, परंतु यहाँ पे पौधा क्या है, पूर्ण है। तो पहला अपने को ध्यान रखना है कि पहला जो वीड होता है वो फुल होता है। क्या होता है, फुल। फुल का मतलब पूर्ण। पूर्ण क्या, तना, मतलब ऊपर तना है तो पहला क्या हो जाएगा, तना, यानी पूर्ण तना परजीवी। पूर्ण तना परजीवी, इंग्लिश में फुल स्टेम पैरासाइटिक वीड, ठीक है। हिंदी में याद रखो तो पूर्ण अर्ध, है ना, परंतु पूर्ण अर्ध याद रखने में अपने को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधा से याद रखना है फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ, ठीक है। तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है, इसलिए इंग्लिश में भी लिखा है मैंने, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं फिर भी ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन पहला ये क्लियर हो गया। शुरुआत अपने को फुल से करनी है और याद कैसे रखना है, फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ फुल हाफ। क्लोज लिख दो और उसके सामने एक के सामने फुल लिख दो, फिर हाफ लिख दो, फिर फुल लिख दो और फुल हाफ लिख दो, ठीक है। ये नीचे जड़ें आ जाएगी, जड़ों की सीध में लिखे हैं तो भाई पूर्ण जड़ हो जाएगा और अर्ध जड़ हो जाएगा। तने की सीध में लिखे हैं तो पूर्ण तना हो जाएगा और अर्ध तना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है, आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। तो अपना जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा कि भाई अमरबेल या कस्कुटा किस प्रकार का परजीवी खरपतवार है। तो आपको ऑप्शन चारों मिलेंगे, अर्ध जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण तना परजीवी और अर्ध तना परजीवी, ठीक है। तो आपको अगर याद नहीं आए तो इस तरीके से डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बना लोगे तो आप गलत कभी नहीं करोगे। क्लियर, ठीक है। दूसरा, आपके कोई सा भी, जैसे इन चारों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लिया स्ट्राइगा के लिए पूछ लिया, है ना, स्ट्रीगा या स्ट्राइगा जो भी है उसके लिए पूछा कि भाई ये किस प्रकार का खरपतवार है, तो आपको वापस डायग्राम बनाने के नीचे यहाँ हाफ आ रहा है, हाफ आ रहा है और किसके सामने आ रहा है, जड़ के सामने आ रहा है, ठीक है। तो जड़ मतलब अर्ध जड़ हो गया या हाफ रूट पैरासाइटिक वीड हो गया। क्लियर, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। तो ये दूसरा टाइप का जो पहला क्वेश्चन तो अपने बन गए थे, कौन से, कि कौन सा परजीवी खरपतवार है और कौन सा परजीवी खरपतवार नहीं है। एक क्वेश्चन वो वैसे टाइप का बनेगा। दूसरा क्वेश्चन अपना इन चारों में से कोई सा भी एक बन सकता है कि भाई निम्न में से ये किस प्रकार का परजीवी खरपतवार है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन इसको वापस देख लो, समझ लो, ठीक है। कस्कुटा पूर्ण तना परजीवी खरपतवार क्या है, पूर्ण तना परजीवी, मतलब पूर्णतया तने के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, इसलिए इसको पूर्ण तना परजीवी खरपतवार बोला है। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो है इसका जो और क्वेश्चन बनता है, एक और इनका क्वेश्चन बनता है कि ये किस फसल का परजीवी खरपतवार है। क्या क्वेश्चन बनेगा, ये किस फसल का परजीवी खरपतवार है। ये तीसरी प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। दो तो अपने पहले पढ़ चुके हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन। ये तीसरी प्रकार का क्वेश्चन इन चारों का आता है कि निम्न में से अमरबेल किसका परजीवी खरपतवार है, ठीक है। तो उस समय आपको याद रखना है रिजका और बरसीम, है ना। अमरबेल किसका परजीवी खरपतवार है, रिजका और बरसीम, क्योंकि ये जो पौधा है इसको अधिक मतलब ठंडा मौसम, मतलब हमेशा एक जैसा मौसम और ठंडक या छायादार जगह इसको पसंद होती है, तो इसलिए ये इसको रजका और बरसीम के अंदर मिलती है। बाकी तो अपन देखते हैं कई सारे पेड़ों के ऊपर भी मिल जाती है ये, परंतु ज्यादातर जो परजीवी खरपतवार ये है फसलों के अंदर, तो वो रिजका और बरसीम का है। किसका, रिजका और बरसीम का, ठीक है। नेक्स्ट अपना है कस्कुटा का नियंत्रण। कस्कुटा का जो अमरबेल जो है इसका नियंत्रण डाइक्वाट पैराक्वाट वीड ऑयल, मतलब जो कि संपूर्ण शाकनाशी है ना, पूर्ण शाकनाशी जो खरपतवार नाशी है उनका उपयोग किया जाता है। मतलब छोटे मोटे खरपतवार नाशियों से तो ये मरता ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब पूरी वनस्पति को ही नष्ट कर दे ऐसा खरपतवार नाशी जो अपन काम में लेंगे। डाइक्वाट पैराक्वाट मतलब नॉन सेलेक्टिव, मतलब ये किसी को सेलेक्ट नहीं करता है, सब पौधों की सत्यानाश कर देता है, ठीक है। तो ऐसा जो खरपतवार नाशी है वो इसको कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो ये पूछने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। जो दूसरे प्रकार के मैंने क्वेश्चन बताए वो पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी आपको याद रखना है कि जो संपूर्ण शाकनाशी है, मतलब नॉन सेलेक्टिव, मतलब कि
सेलेक्ट नहीं करते हैं, ये किसी पौधे को छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है, सभी एक ही भाव में बिकते हैं इनके सामने, मतलब सबको सत्यानाश ये कर देते हैं। जैसे युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर अपन ये नहीं देखते हैं कि ये कौन सी जात का है, ये कौन सी जात का है, ये राजा है कि ये कोई दूसरा है, कोई राजकुमार है, सबको सलटाते जाते हैं, सबको खत्म करते जाते हैं। वैसे ही ये क्या करता है, सभी को एक साथ खत्म करता है। ठीक है, कौन? अमरबेल नहीं, ये जो खरपतवार नाशी है वो। ठीक है, अमरबेल खत्म नहीं करता है। नेक्स्ट अपना खरपतवार है लोरेंथस। ठीक है, लोरेंथस। लोरेंथस जो है, लोरेंथस वापस क्वेश्चन पहली प्रकार का अपन वहां उधर पढ़ ही चुके हैं, मतलब अर्धतना परजीवी है। क्या है? अर्धतना परजीवी। ठीक है, अब दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है किस पौधे का परजीवी खरपतवार है? तो ये आम का परजीवी खरपतवार है। किसका? आम का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोरेंथस कौन सी फसल का परजीवी खरपतवार है। क्लियर? तो याद रखना है आपको आम का। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, हाँ ये तो हो गया ओरोबेंकी, और ये क्या हो गया अपना लोरेंथस। क्लियर? नेक्स्ट अपना ये ओरोबेंकी पढ़ रहे थे अपन। ओरोबेंकी किस प्रकार का खरपतवार है? तो ओरोबेंकी किस प्रकार का खरपतवार है भाई? पूर्ण जड़ परजीवी। अपन ने पढ़ा था ना पीछे, देखो ये देखो ओरोबेंकी, ये है क्या? पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, क्लियर? तो ये पूर्ण जड़ परजीवी है। क्या है? पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार। ठीक है, परजीवी फसल। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी फसल का ये परजीवी खरपतवार है? तो कौन सी फसल का है ये? तंबाकू, सरसों, सोलेनेसी कुल, है ना। तंबाकू, सरसों, मेनली तो तंबाकू है, उसके बाद सरसों है, फिर सोलेनेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनके अंदर ये लग सकता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है तंबाकू। क्या याद रखना है? तंबाकू। ठीक है, उधर रिजका बट सिंह मोस्ट इंपोर्टेंट थे। ठीक है, तो इनका ये परजीवी खरपतवार है। ठीक है, अब अगला खरपतवार आता है अपना स्ट्राइगा। क्या है? स्ट्राइगा, है ना। स्ट्राइगा जो है किस फसल का परजीवी? पहले तो किस प्रकार का है? अर्ध जड़ परजीवी है। क्या है? अर्ध परजीवी। देखो इधर देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। अर्ध जड़ परजीवी। ठीक है, अपन ने लिखा था नीचे ही नीचे, तो ये अर्ध जड़ परजीवी मतलब आधा तो जड़ पर निर्भर कर रहा है भोजन के लिए, और आधा अपना जमीन से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, पानी वगैरह थोड़ा बहुत अवशोषित ये कर सकता है, तो इसलिए इसको अर्ध जड़ परजीवी बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनता है कौन सी फसल का परजीवी खरपतवार है? तो ज्वार, मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्वार, और उसके बाद में बाजरा में भी लग सकता है, गन्ना में लग सकता है, और ग्रामीणी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनमें ये लग सकता है, परंतु मोस्ट इंपोर्टेंट किसका है? ज्वार का। किसका है? ज्वार का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परजीवी खरपतवार स्ट्राइगा किसका है? ज्वार का। हाँ खुशवंत, C4 प्लांट आप जो बता रहे हैं वो भी आपका सही आंसर है। C4 प्लांट का भी ये परजीवी खरपतवार है, परंतु आपको ग्रामीणी कुल और ये जो फसलें इनके नाम ज्यादातर याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका C4 प्लांट नहीं आने वाला है, वहां पे आपका फसल का नाम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना किसान खाद। ये तो परजीवी खरपतवार सारे हो गए, चारों के चारों, और इन चारों में से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आप याद कर लेना। उनमें से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा, है ना। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं किसान खाद के ऊपर। आपने सबने नाम सुना होगा किसान खाद का, है ना। किसान खाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद है। जितनी भी उर्वरक है, मतलब खाद क्या कह सकते हैं इसको? उर्वरक कह सकते हैं ना, फर्टिलाइजर है, परंतु इसका निक नेम है किसान खाद। क्या है? किसान खाद। किसान इसको यूज करते हैं, वैसे तो सारा इनको फर्टिलाइजर्स को किसान यूज करते हैं, परंतु इसको जो किसान खाद स्पेशली नाम दिया गया है, इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, जिसको अपन किसान खाद के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि भाई किसान खाद, निम्न में से किसान खाद किसे कहते हैं? क्या आएगा? निम्न में से किसान खाद किसे कहते हैं? ऑप्शन में क्या होगा? MOP, यूरिया, DAP, केन, है ना, CAN, केन, ऐसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, या फिर पूरा नाम भी मिल सकता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, और एक आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो मतलब आप कोई बच्चे ऐसे भी सोचते हैं यार किसान तो सभी को यूज करता है, तो इसलिए अपन कर देते हैं उपरोक्त सभी किसान खाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। किसान खाद किसे कहते हैं? किसान खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि किसान खाद इंपॉर्टेंट है अपनी, तो इसके अंदर
कैल्शियम पूछते हैं कि कैल्शियम कितना पाया जाता है, क्या पूछते हैं, कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो 6 से 8%। अलग अलग तरह के जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड वाला बना रही है। तो मिनिमम 6% होगा और मैक्सिमम 8% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 26 से 27%। कितनी होती है, 26 से 27%। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अंदर 26 से 27% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, किस रूप में पाई जाती है, अमोनियम और नाइट्रेट, है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नाम में लिखा हुआ है। ठीक है, अमोनियम और नाइट्रेट दोनों रूप के अंदर इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, हाँ, स्ट्राई का ये इस प्रकार का खरपतवार होता है, ये आपके लिए फोटो लगाया था मैंने। नेक्स्ट है अपना यूरिया। यूरिया का भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। यूरिया का क्या क्वेश्चन आता है भाई, यूरिया का क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक कार्बनिक उर्वरक है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छाप लेना दिमाग के अंदर। ये कार्बनिक उर्वरक एकमात्र है और कई एग्जामों में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। तो एकमात्र कार्बनिक उर्वरक है यूरिया। कौन सा, यूरिया। इसको कार्बनिक उर्वरक क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है NH2CONH2, NH2CONH2 आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इसके अंदर CO, मतलब कार्बन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो ये CO इसलिए CO इसके अंदर है, मतलब कार्बन है, C का मतलब कार्बन इसके अंदर है, इसलिए इसको क्या बोला, कार्बनिक उर्वरक। क्या बोला, कार्बनिक उर्वरक। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा उर्वरक जो कि कार्बनिक उर्वरक है वो है यूरिया। कौन सा, यूरिया, है ना, यूरिया कार्बनिक उर्वरक है। बाकी सारे उर्वरक जो है मतलब अकार्बनिक होते हैं, उर्वरकों के अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है, परंतु यूरिया के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें कितनी नाइट्रोजन होती है, 46%। याद रखनी है, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, 46%। कितनी, 46%। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे आएगा उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना, सर्वाधिक नाइट्रोजन का, उस पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं, बाद में वहीं पे देखेंगे जहाँ आएगा वहीं। अगला अपन देखते हैं DAP, है ना, यूरिया का क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है अपना DAP। DAP का पूरा नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, डाई अमोनियम फास्फेट। क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, अब इसके अंदर फास्फोरस कितनी पाई जाती है, 46% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 46%। DAP के अंदर फास्फोरस कितनी पाई जाती है, 46%। कितनी, 46%। ठीक है, उसके बाद में नत्रजन, इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है, कितनी परसेंट, 18%। कितनी, 18%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नाम याद रखना है, डाई अमोनियम फास्फेट। अब यहाँ पे अमोनियम दिख गया, मतलब नाइट्रोजन किस रूप में होगी, अमोनिया के रूप में, अमोनियम के रूप में, अमोनियम के रूप में होगी। और यूरिया में किस रूप में होती है, MID के रूप में। किस में रूप में होती है, MID के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अपना है SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके लिए क्वेश्चन आता है कि SSP के अंदर फास्फोरस कितनी पाई जाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितनी पाई जाती है, तो 16%। कितनी पाई जाती है, 16%। कितनी, 16%। ठीक है, नेक्स्ट आता है DSP। DSP का मतलब डबल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट से थोड़ा बढ़ गया तो डबल हो गया, है ना। तो डबल का मतलब जितनी इसके अंदर है उसकी जस्ट डबल इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको नाम दिया है डबल सुपर फास्फेट। क्या नाम दिया, डबल सुपर फास्फेट। ठीक है, तो इसके अंदर फास्फोरस कितनी है, 32%। कितनी, 32%। डबल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस होती है 32%। ठीक है, नेक्स्ट है TSP। TSP का मतलब यहाँ पे TSP एरिया की बात नहीं हो रही है। ठीक है, आप कहीं उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ चले जाओगे उसकी बात कर रहे हैं सर। ठीक है, TSP का मतलब है ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्या है, ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट। ठीक है, ट्रिपल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस होता है कितना, 48%। कितना, 48%। 16 का पहाड़ है, बोलता जाओ, 16, 16 दूनी 32, 16 48, मतलब ट्रिपल हो गया, तो 3 से गुणा कर दिया तो 48%। क्लियर, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक का याद रखोगे सबका याद रह जाना चाहिए, मतलब सिंगल सुपर फास्फेट का याद रख लो, फिर डबल और ट्रिपल में गुणा कर लेना, 16, 32 और 48। ठीक है, हाँ, इतना सा गुणा आना चाहिए आपको, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैथ्स इतनी सी नहीं आती हो आपको। ठीक है,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं केंचुआ की। इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। केंचुआ का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कई एग्जामों में पूछा गया है, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे जेट हो, चाहे कोई कंपटीशन दूसरे एग्जाम्स हो, सभी में इसका एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा केंचुआ की खाद चल रही है ना, सबसे ज़्यादा चल रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है मतलब उर्वरता के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब मृदा की उर्वरता बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी जो खाद है वो बिल्कुल सड़ी हुई, मतलब ये इसको सड़ा के खा के और केंचुए वापस निकालते हैं तो इनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल गोबर की खाद होती है, ऐसा मानते हैं अनुमान के लगभग 4 से 5 गुना अधिक पोषक तत्व होते हैं इसके अंदर अपने साधारण कंपोस्ट की तुलना में। ठीक है, गोबर की खाद की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब 5 ट्रॉली गोबर की खाद की डालो और 1 ट्रॉली वर्मी कंपोस्ट की डालो, दोनों का फायदा बराबर होता है। और इवन ये भी कह सकते हो कि फिर भी वर्मी कंपोस्ट का फायदा ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर 5 ट्रॉली भी आप साधारण गोबर की डाल रहे हो और 1 ट्रॉली डाल रहे हो आप वर्मी कंपोस्ट की, तो फायदा ज़्यादा कौन करेगी? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, करना कुछ नहीं इसके अंदर, ये ऐसे केंचुए होते हैं, उनको ला के डालना है गोबर के अंदर। ठीक है, वो उसको खा खा के काम तो सारा वो करेंगे, फायदा किसको होगा? आपको। ठीक है, तो ऐसा फायदा अपने को ले लेना चाहिए। एक बार थोड़े से केंचुए लाने हैं, फिर वो धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन उनका होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एक प्रक्रिया होती है पूरी। ठीक है, जैसे पहले तो गोबर को जो है थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, चौड़ा करके। पहले तो छाया बनाएंगे, छाया के नीचे गोबर डालेंगे, गोबर डाल के उसको चौड़ा करके उस पर पानी का छिड़काव करेंगे लगातार कुछ दिनों तक। थोड़ा थोड़ा है ना, पानी का छिड़काव करेंगे। ये नहीं कि आप पानी फ्लडिंग कर दो, मतलब बहा दो, उसको बहाने जितना पानी नहीं डालना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर चारे की घास फूस की एक लेयर डालते हैं। लेयर डालने के बाद में क्या करेंगे? उसके ऊपर फिर से गोबर की परत डालेंगे, फिर वापस पानी छिड़केंगे, फिर उसको वापस ठंडा करने के बाद फिर उसके ऊपर केंचुए डाल देंगे, फिर उसके ऊपर कोई बोरी या टाट वगैरह की जो खरपत्तियाँ वगैरह कुछ भी उसके ऊपर ढक देते हैं। फिर लगातार थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं। लगभग महीने 2 महीने में वो केंचुए खाकर पूरा सड़ा देते हैं, उसको खा जाते हैं। उसके बाद पानी छिड़कना बंद कर देना चाहिए। तो केंचुए कहाँ चले जाते हैं? नीचे, है ना। जब पानी नहीं छिड़केंगे तो केंचुए नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर से गोबर को हटा लेते हैं वापस, फिर वही प्रोसेस अपनाई जाती है और बार बार अपन इस तरीके से गोबर बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी दिखाई देती है जो अपने वर्मी कंपोस्ट है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। मतलब जो चाय की पत्ती अपन चाय छानने के बाद जो बचती है वो इसी प्रकार की दिखाई देती है, वैसी ये गोबर की मतलब अपने वर्मी कंपोस्ट दिखाई देती है। तो इसका क्वेश्चन क्या आता है? ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया आपको शॉर्ट के अंदर की भी ऐसे बनती है। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, एक तो इसके अंदर एनपीके कितना पाया जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में एनपीके कितना पाया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नाइट्रोजन होती है लगभग 2 से 3%, कितनी? 2 से 3%। और फास्फोरस होती है 1.0 से 1.25%, 1.0 से 1.25%। ठीक है, पोटाश होती है 2 से 3%। ठीक है, इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो केंचुए की खाद का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है। क्या आता है? किसान का मित्र कीट किसे कहते हैं? क्या आएगा? किसान का मित्र कीट किसे कहते हैं? ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है ना, एग्जाम में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन कि किसान का मित्र कीट कौन सा है। तो उसके अंदर देखो नाम क्या क्या आएंगे आपके। सफेद लट आ जाएगा, आपके राम जी का घोड़ा। राम जी का घोड़ा याद है सबको? हाँ, राम जी का घोड़ा होता है एक। क्या होता है राम जी घोड़ा? जिसको अपन टिड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिड्डी या ग्रास होपर, है ना। ग्रास होपर जिसको बोलते हैं उसको अपन देसी भाषा में राम जी का घोड़ा बोलते हैं, है ना। तो आपको ग्रास होपर या फिर जो टिड्डी नाम आ जाएगा, एक आ जाएगा केंचुआ और नेवला या सांप, ऐसा कोई भी ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या होता है किसान का मित्र किसको कहा गया है? केंचुए को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो ये क्या करता है, गोबर को खा रहा है, गोबर को खा के वापस बहुत अच्छी खाद बना रहा है। ठीक है, एक इसका और नाम दिया गया है, जो क्या नाम है आप फटाफट से कमेंट करके बताएं। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का कि केंचुए को एक और अन्य नाम दिया गया है। एक तो मैंने बता दिया किसान का मित्र कीट, है ना, किसान का मित्र कीट तो मैंने बता दिया। अब एक और नाम इसका क्या है वो फटाफट से आप कमेंट करके बताएं कि सर इसको ये भी कहते हैं। महेंद्र का कमेंट है फेरिटिमा पोस्टुमा, ये तो बेटा इसका साइंटिफिक नेम है। आई एम नॉट आस्किंग यू साइंटिफिक नेम, आई एम आस्किंग द अदर नेम ऑफ द जो है अर्थवर्म, है ना। अर्थवर्म का अदर नेम पूछ रहा हूं मैं। अलसिया, पवन कुमार कह रहा है अलसिया। अलसिया देसी भाषा में कहते हैं बेटा
एक जो पॉपुलर नाम है इसका, एक तो हो गया अपना किसान का मित्र कीट, और दूसरा इसका एक इंपॉर्टेंट पॉपुलर नाम और है। हाँ, यहाँ पे मंजू का कमेंट आया किसान का हलवाहा, ये जो है मतलब थोड़ा पास में पहुंची है ना, एग्जैक्ट ये नहीं बता पाई है, परंतु हाँ इतना पास में पहुंच के आप जरूर क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों को याद नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं प्राकृतिक हलवाहा। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक हलवाहा। हलवाहा क्या होता है? हलवाई। हलवाई होता है ना, अपने सबके कोई रसोई वसोई बनाते हैं बढ़िया, हलवा वगैरह या फिर चक्की लड्डू पूड़ी है ना बनाते हैं, तो वो कौन बनाता है? हलवाई बनाता है। हलवाई होता है वही तो बनाता है। तो हलवाई क्या करता है, आपने देखा होगा, वो ऐसे पलटता है ना, वो जो उसका हाथ में खुरपा होता है उससे क्या करता है? पलटता है ना। पलटता है, किसको पलटता है? जो भी वो रसोई होती है उसकी कढ़ाई के अंदर, उसको वो पलटने का काम करता है। ठीक है, तो इसको प्राकृतिक हलवा क्यों बोला? क्योंकि ये भी क्या करता है? मिट्टी को पलटता है, मतलब नीचे की मिट्टी होगी उसको ऊपर लाएगा और ऊपर की को नीचे ले जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? प्राकृतिक हलवाहा भी बोला गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंचुआ है इसको, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से किसे प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है? तो केंचुआ। किसको? केंचुए को प्राकृतिक हलवाहा कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, प्राकृतिक हलवाहा। ठीक है, किसको कहते हैं प्राकृतिक हलवा? केंचुए को कहते हैं। ठीक है, तो ये किसान का मित्र कीट भी कहलाता है, प्राकृतिक हलवाई भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये हलवाई की तरह काम करता है इसलिए इसको प्राकृतिक हलवाई कहा गया है। ठीक है, हाँ, मनोहर चौधरी पलटा, बिल्कुल वो पलटा चलाने का काम करता है। खुरपा जो होता है पलटा, वो पलटी करता है। क्या करता है? पलटी करता है ना। जो भी अपन फूड कोई भी खाना बना रहे होते हैं उसको पलटने का काम करता है। तो ये केंचुआ भी सेम वही काम करता है मिट्टी के साथ, है ना। तो इसलिए इसको प्राकृतिक हलवा भी बोला गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके लिए और आता है कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसके बनाने के लिए किस प्रजाति के केंचुए काम में लिए जाते हैं? तो एपिजिक केंचुए। किस प्रकार के? एपिजिक केंचुए, है ना। ये आपको पहले ही मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। एपिजिक प्रजाति जो होती है उसके केंचुए जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये केवल गोबर की खाद को ज़्यादा खाते हैं, मतलब 90% गोबर को खाते हैं ये, और 10% ही मिट्टी को खाते हैं। बाकी जितने भी जो वर्मी ये होते हैं अपने वर्म्स, मतलब केंचुए जो होते हैं, वो मिट्टी को ज़्यादा खाते हैं और गोबर को कम खाते हैं। तो ये उल्टा काम करता है, गोबर को ज़्यादा खाता है, मिट्टी को कम खाता है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। एपिजिक केंचुए जो होते हैं उनको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए इसके मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है आपको कोई किताब में मिलने वाला नहीं है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, फिर आने की संभावना है। हाँ, राजेश परिहार, गांठों को नोड्यूल। गांठों को नोड्यूल बेटा ये नहीं बनाता है। ठीक है, केंचुआ जो है गांठों के अंदर नोड्यूल बनाने का काम नहीं करता है। गांठों के अंदर नोड्यूल यानी गांठें बनाने का काम जो करता है वो करता है निमेटोड। कौन करता है? निमेटोड। सूत्रकृमि जो होता है वो गांठें बनाता है जड़ों के अंदर, ये गांठें बनाने का काम नहीं करता है। क्लियर? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में। दुनिया में हर चीज, हर काम इंतजार कर सकता है। एवरीथिंग कैन वेट इन वर्ल्ड, एवरीथिंग कैन वेट इन वर्ल्ड बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। ठीक है, मतलब जो अपने ये थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, तो इन्होंने अंग्रेजी में बोला था, अपन उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन हिंदी मीडियम के हैं, परंतु इन्होंने क्या बोला था? एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। इसका मतलब हर काम आपके इंतजार कर सकता है परंतु खेती इंतजार नहीं कर सकती है। आप सभी जो भी किसान परिवार के हैं, आप जानते हैं अच्छे से कि अपन जब खेती कर रहे हैं, मान लो अपने खरपतवार निकालने का समय है। ठीक है, जब बुआई की अपन ने 45 से 50 दिन तक उसको वीड फ्री रखना आवश्यक होता है, खरपतवार रहित रखना आवश्यक होता है। उस समय में अगर आपने खरपतवार नहीं निकाले, क्या होगा? फसल होगी? नहीं होगी, है ना। पूरी फसल खराब हो जाएगी, मतलब 50% से ज़्यादा फसल का लॉस अपना वहीं पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे पिलाई का है, मान लो पिलाई का समय आ गया, है ना, और आप कहीं घूमने चले गए कि मैं तो बाद में आके 10-15 दिन बाद पिलाऊंगा, तो क्या फसल बचेगी? पीछे नहीं बचेगी। फसल कैन नॉट वेट, मतलब जो आपकी क्रॉप है वो आपका इंतजार नहीं कर सकती, खेती आपका कभी इंतजार नहीं कर सकती।
आपको खेती को समय जो है उस समय पे आपको संभालना पड़ेगा। जैसे अपन गाय भैंस की बात कर लें, है ना, गाय भैंस भी खेती का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो गाय भैंस जो है अगर समय पे दूध नहीं निकाला तो क्या चल जाएगा काम? नहीं चलता है ना, उसका समय पे दूध निकालना जरूरी है, उसको समय पे चारा खिलाना जरूरी है, ठीक है। हाँ, जेट 2019 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है, खुशवंत सोनीवाल, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कोई किताब में आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखें, दुनिया में हर काम इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं। ये वर्ड किसने कहा? क्वेश्चन कैसा आया था कि भाई ये शब्द किसने कहे थे? ऑप्शन में थे नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और चौधरी चरण सिंह, ऐसे सबके नाम दे दिए थे। तो आपको याद रखना है किसने कहा था, ये पंडित जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गोबर की खाद, इसके क्वेश्चन आते हैं अपने एनपीके के बारे में। क्या पूछते हैं? गोबर की खाद के अंदर यानी FYM के अंदर एनपीके कितना होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? आधा पाव आधा। क्या बताई थी? आधा, यानी ये इसके सामने लिखता हूं ताकि आप याद रखोगे अच्छे से। ये हो गया आधा, ये हो गया पाव, बड़ा पाव नहीं है, वह बड़ा पाव याद आ जाएगा यहाँ आपको। हाँ, याद रखना है आधा पाव आधा। अब देखो आधा कैसे, एक पूरा होता है, एक मतलब 0.50 हो गया तो क्या हो गया? आधा हो गया ना, ठीक है। 0.50% मतलब आधा, और 0.25 मतलब पाव, है ना। कोई भी सामान लेने गए अपन, शक्कर लेने गए, मान लो 1 किलो तो होगी, 1 किलो पूरी होगी। अब मान लो 500 ग्राम ली तो वो कितनी होगी? आधा किलो ही हुई ना। 250 ग्राम ली, पाव ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे 250 ग्राम जितनी है मतलब 0.25% मतलब पाव, ठीक है। और 0.50 मतलब फिर से आधा, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शुरू का 2 बार आधा आएगा, है ना। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दो मिलके एक पूर्ण बनते हैं ना, ठीक है। लेफ्ट इस साइड में भी बॉडीगार्ड खड़ा है, इस साइड में बॉडीगार्ड खड़ा है, तो फिर मैं पहलवानी से कह सकता हूँ आजा भाई भिड़ ले तू, ठीक है, देख लेंगे तेरे को, ठीक है। तो मतलब दोनों तरीके से 50-50% होना चाहिए सपोर्ट, ठीक है। अगर आप पाव पाव सपोर्ट करोगे तो फिर सपोर्ट अच्छा थोड़ी होगा, है ना। तो पहले पाव से शुरू नहीं करना है, आधा पाव आधा, ध्यान रखना है। ट्रिक अच्छी है परंतु आप कंफ्यूज ना हो जाएं, गलती नहीं कर दें एग्जाम के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड आधे आधे पहलवान होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक तरफ पाव पहलवान, एक तरफ पाव पहलवान। पाव का मतलब मरेला सा, छोटा मोटा दुबला पतला, है ना, वैसा पहलवान होगा तो आप फिर लड़ नहीं पाओगे, है ना। तो इसलिए आपको खतरा रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड आधे आधे पहलवान खड़े हैं और बीच में अपन पाव है। क्या है? पाव, मतलब छोटा मोटा कोई मतलब मैं तो खैर ठीक हूँ, पर मेरे से दुबला पतला कोई लाखन जैसे कोई होते हैं दुबले पतले, तो उनके मतलब वो पाव की कंडीशन में आते हैं ना। तो जो उनके लिए क्या होता है कि आधे आधे दोनों तरफ होने चाहिए पहलवान, तभी वो दादागिरी कर सकते हैं, बाकी वो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है आधा पाव आधा। क्या ध्यान रखोगे? आधा पाव आधा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी, भूलना नहीं है, ठीक है। तो एनपीके कितना होता है, इसका क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट देखते हैं अपन, म्यूरेट ऑफ पोटाश। क्या है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसका जो दूसरा नाम है वो है पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। म्यूरेट ऑफ पोटाश का दूसरा नाम पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है इसका? पहला क्वेश्चन, पोटाश कितना पाया जाता है? पहला क्वेश्चन क्या आएगा इसका? पोटाश कितना पाया जाता है एमओपी के अंदर? क्या पूछेंगे? एमओपी के अंदर पोटाश कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है भाई? 60%। कितना? 60% पोटाश एमओपी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आम की सबसे मीठी किस्म। अच्छा, दूसरा जो इसका क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं आपको इसमें लिखा हुआ नहीं, आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि तंबाकू के अंदर एमओपी, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा? तंबाकू के अंदर कौन सा पोटेशियम उर्वरक काम में लेना चाहिए? क्या क्वेश्चन आएगा? तंबाकू के अंदर कौन सा पोटाशिक उर्वरक काम में लेना चाहिए? कमेंट करके बताएं फटाफट से जिसको आता है। इट इज माई क्वेश्चन दैट which potassic fertilizer is used in tobacco or also in potato? हाँ, या लाखन भंडारी का कमेंट आता है SOP। यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट कमेंट आया महेंद्र का, बाकी सभी को आ नहीं रहा है। यहाँ खुशहाल कह रहा है कि SOP, है ना। SOP का मतलब होता है सल्फेट ऑफ पोटाश, है ना, सल्फेट ऑफ पोटाश। अच्छा, तो देखो आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं मैं
कि SOP जो है सल्फेट ऑफ पोटाश वो क्यों काम में लिया जाता है। कुछ फसलें हैं जैसे कि अपनी तंबाकू हो गई, ठीक है, जैसे कि अपनी आलू हो गई, एक दो फसलें और हो सकती है, जैसे कॉटन में भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इनके अंदर जो है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब ये जो इसके अंदर क्लोराइड जो तत्व है ना, ये क्लोराइड तत्व इन फसलों के अंदर टॉक्सिसिटी का काम करते हैं। क्या करते हैं? वेरी गुड, आशा का कमेंट SOP आया है, बहुत ही अच्छा, शाबाश। तो ये क्लोराइड जो है ये टॉक्सिसिटी का काम, मतलब नुकसान करते हैं फसल को, मतलब उसकी पत्तियां जो होती हैं उनके किनारे झुलस जाते हैं उसकी वजह से, क्लोराइड की टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। तो इसलिए उसके अंदर अपन क्लोराइड वाला पोटाशिक उर्वरक काम में नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपन क्या काम में लेते हैं? SOP। क्या काम में लेते हैं? SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश, ठीक है। तो मतलब याद रखना, आलू और तंबाकू के अंदर या फिर कॉटन के अंदर, इनके अंदर SOP यूज किया जाता है, सल्फेट ऑफ पोटाश, ठीक है, ये काम में नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आम की सबसे मीठी किस्म। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आम की सबसे एपिजिका, धीरज ये किसका कमेंट किया है? एपिजिका, हाँ एपिजिक के चुहे तो कब के चले गए। हाँ, तो ये अपन बात कर रहे थे सबसे मीठी किस्म, आम की सबसे मीठी किस्म याद रखनी है। स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो कौन सी है? चौसा। कौन सी है भाई? चौसा, याद रखना है, भूलना नहीं है। आम की देखो, आम के जो क्रॉप है, आम की फसल में से एक क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में मिलता है, ठीक है। आम की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, उसको आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आम की एक सबसे मीठी किस्म का क्वेश्चन आता है तो चौसा। कौन सी है? चौसा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आम की सबसे बोनी किस्म। आम की सबसे बोनी किस्म कौन सी है भाई? आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली। गांटियो, गांटियो कहते नहीं क्या आपने, तो छोटा होता है उसको गांटिया बोलते हैं ना, हाँ, तो देसी भाषा में गांटिया बोलते हैं। तो वैसे ही गांटी जो फसल है, मतलब आम की ऐसी किस्म जिसके पौधे छोटे छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, मतलब कह सकते हैं मेरे सर की जितनी हाइट या इससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट के ही पौधे होते हैं। तो ऐसी किस्म कौन सी है अपनी? आम्रपाली। कौन सी है? आम्रपाली। तो आम्रपाली सबसे बोनी किस्म है आम की। क्वेश्चन ये आता है इसका कि आम्रपाली के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? क्वेश्चन का आंसर दें फटाफट से। आम्रपाली के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं? महेंद्र का कमेंट आया सबसे पहले 2.5 इंटू 2.5 मीटर। यहाँ पर लाखन का कमेंट भी आया है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। यहाँ खुशहाल भी कह रहा है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। नितेश भी कह रहा है 2.5 इंटू 2.5 मीटर। लाखन सिंह 3, हाँ लाखन सिंह की जो है थोड़ा कमेंट जल्दबाजी में इसने गलत कर दिया है, बाकी ये इसने जो ऐप में बताया था मेरे को वो सही बताया था। हाँ, मंजू जो बता रही है वो भी कह रही है 2.5 इंटू 2.5 मीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 हेक्टर में इसके कितने पौधे लगते हैं। मतलब 1 हेक्टर के पौधे निकालने के लिए आपको मैंने बताया था 10,000 मीटर स्क्वायर में भाग देना है दूरी का, है ना, 2.5 इंटू 2.5 मीटर का भाग देना है 10,000 मीटर स्क्वायर के अंदर, तो आपके कितने पौधे आ जाएंगे? 1600 पौधे। कितने पौधे? 1600 पौधे। कमेंट नहीं आया आपके, फटाफट से कमेंट किया करें। लाखन का कमेंट आया यहाँ 1600 पौधे, महेंद्र का कमेंट आया 1600 पौधे, ठीक है। खुशहाल, मंजू सभी जने बता रहे हैं कि 1600 पौधे प्रति हेक्टर लगते हैं, ठीक है, आम्रपाली के। किसके? आम्रपाली के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके तीनों तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो इसकी दूरी पूछ सकते हैं, दूसरा सबसे बोनी किस्म पूछ सकते हैं, तीसरा इसके नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब 1 हेक्टर में कितने पौधे लगते हैं। 2-3 क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आम की बीज रहित किस्म। ये भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आम की बीज रहित किस्म मतलब सीडलेस वैरायटी, सीडलेस वैरायटी, ठीक है। याद रखना है आपको, सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सिंधु है। कौन सी है? सिंधु। सीड, देखो याद कैसे रखना है इसको, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जो ट्रिक के लिए आए हो ना आप क्लास लेने आज, है ना, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि बढ़ रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, सिंधु सीडलेस। क्या याद रखोगे? सिंधु सीडलेस। हिंदी की ट्रिक नहीं बनती है, इंग्लिश याद करोगे तो ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। सीडलेस, सीडलेस का मतलब बीज रहित, सिंधु सीडलेस। क्या याद रखोगे? सिंधु सीडलेस। स से स जोड़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। सिंधु सीडलेस, सिंधु सीडलेस। अच्छा, अब सीडलेस का मतलब ये थोड़ी इसके अंदर बीज नहीं पाया जाता है,
इसके अंदर बीज पाया जाता है। तो फिर इसकी बीज रहित कैसे हुई सर? दिमाग में आया ना क्वेश्चन? तो भाई बीज तो पाया जाता है आप कह रहे हो, फिर इसको बीज रहित कैसे बोला है ना? धीरज कंवर, शायद आपके, मेरे को लग रहा है कि नेट स्लो चल रहा है, इसलिए आपके कमेंट बहुत ही लेट पहुंच रहे हैं। आप आधा पे अभी तक बैठी हुई है और हम कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, है ना? तो आप थोड़े से कमेंट जल्दी करें या फिर ऐसी जगह बैठे जहाँ आपके नेटवर्क अच्छा है, ठीक है? हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंधु जो वेराइटी है इसके अंदर बीज पाया जाता है, फिर भी इसको बीज रहित बोला है। क्यों बोला है भाई? इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर जो कुल फल होता है, फल का गुदा है, उसका 3%, कितना? मात्र 3% गुठली पाई जाती है, जो कि बहुत छोटी गुठली होती है, इसलिए इसको बीज रहित बोला है। क्योंकि उस गुठली को अंकुरित करके अपन नया पौधा तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बीज रहित बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? दिमाग में ऐसा आपको कारण नहीं पूछने वाले हैं कि भाई क्यों कहते हैं इसको बीज रहित, आपको बस मैंने ध्यान रखने के लिए बताया है। बाकी आपके जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि निम्न में से आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? ठीक है, तो इसका क्रॉस भी पूछ सकते हैं, तो क्रॉस याद रखना है। किसका क्रॉस है? रत्ना इंटू अल्फांसो, रत्ना इंटू अल्फांसो। इसकी भी एक ट्रिक है, आर इंटू ए बराबर एस। ठीक है, आर एस तो आपको सब याद होगा, आर एस राजस्थान में बनते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, है ना? आर एस की फुल फॉर्म शायद सुनी नहीं होगी आपने, है ना? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब राजस्थान की प्रशासनिक अधिकारियों की जो सेवाएं हैं उनको बोला जाता है आर एस। क्या बोला जाता है? आर एस, आई एस, है ना? नाम तो सुना ही होगा आपने। तो इससे याद रखना है रत्ना इंटू अल्फांसो। आर का मतलब रत्ना, ए का मतलब अल्फांसो। आम्रपाली नहीं है, आम्रपाली तो खुद एक हाइब्रिड वैरायटी है, इसलिए अपने को अल्फांसो याद रखनी। क्या याद रखनी? अल्फांसो। रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांसो बराबर सिंधु। ठीक है, तो ये एक हाइब्रिड किस्म है, इसका जो क्रॉस पूछने के चांस भी है, मतलब किसका संकरण है ये भी पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि बीज रहित किस्म कौन सी है, तो सिंधु सीडलेस। क्या याद रखोगे? सिंधु सीडलेस, सिंधु सीडलेस। ठीक है, आगे चलते हैं। आम की सेव के आकार के फलों वाली किस्म। देखो मैं बता रहा हूँ ना, आम बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके हैं उनको मैंने कवर किया है। ठीक है, कुछ और भी हैं जो अपन क्रॉप पढ़ेंगे वहां पे कर लेंगे। हाँ, पिंटू कुमावत, राम राम भाई, राम राम, नमस्ते। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ठीक है, तो आम की आप लोग जो भी ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें अपने सोशल मीडिया पे, ताकि और भी लोग हैं जो जुड़ सकें इस पे लाइव। ठीक है, सभी के सभी शेयर करते जाएं जो भी लोग लाइव देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि आपका पूरा का पूरा पेपर, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम आप देने जाएंगे उसके अंदर पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे इन्हीं क्लासों से। ठीक है, तो आम की सेव के आकार की, मतलब इसके जो फल हैं वो सेव के आकार के होते हैं, ना? ऐसी किस्म जो आम की है परंतु उसके अंदर फल जो लगते हैं वो सेव के आकार के होते हैं। ठीक है, तो सेव के आकार के फलों वाली किस्म कौन सी है? रुमानी। कौन सी है भाई? रुमानी। रुमानी जो किस्म है वो सेव के आकार के फलों वाली किस्म है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना? एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर। आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है भाई? वीनियर ग्राफ्टिंग। आपको मैंने बताया था जब अपन ने प्रवर्धन पढ़ा था, उसमें बताया था कौन सी ग्राफ्टिंग है? वीनियर ग्राफ्टिंग है। तो वीनियर ग्राफ्टिंग जो है आम के अंदर प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। कौन सी विधि है? व्यावसायिक विधि है। ठीक है, तो आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी विधि? वीनियर ग्राफ्टिंग। याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, आम में ब्लैक टिप। क्या है? आम के अंदर ब्लैक टिप यानी काला शीरा रोग, है ना? ब्लैक टिप का मतलब क्या हो गया? काला शीरा रोग। आम का काला शीरा रोग यानी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यानी आम का काला शीरा रोग किसके कारण होता है? ये आम का काला शीरा रोग होता है ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण। किसके कारण? ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण क्या हो जाता है? ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो होता है। किसके कारण होता है?
ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण, ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं में क्या होता है भाई, कौन सी गैसें होती है, SO2, CO, CO2, है ना, ये जो गैसें होती है ये ईंटों के भट्टों से निकलती है। तो उसके आसपास अगर आम का बगीचा अपन लगा देते हैं तो उसमें इस प्रकार की समस्या अपने आती है ना। ये होता क्या है, ये आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, इनके जो सिरे हैं, मतलब आम का जो नीचे का भाग है जिसमें अपना फूल लगा होता है, वो भाग काला काला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो। ये फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है क्लियर, तो इसको बोलते हैं ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, मतलब आम का काला शिरा रोग। किसके कारण होता है ये, ईंटों के भट्टों से निकलने वाले धुएं के कारण, या फिर कहीं न कहीं आपको बोरोन की कमी भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो दोनों राइट है, ठीक है। ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं या फिर बोरोन की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। धुआं, SO2, CO और CO2 गैसेज हैं, उसके कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना आम का स्पॉन्जी उत्तक। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आम का स्पॉन्जी उत्तक है वो किसके कारण होता है, आम का स्पॉन्जी उत्तक किसके कारण होता है भाई, हीट कन्वेक्शन। ये लिखा है ना इसमें, हीट कन्वेक्शन। अब ये हीट कन्वेक्शन क्या होती है भाई, नाम पहली बार सुना होगा, हीट कन्वेक्शन, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको ताप संवहन। क्या बोलते हैं, ताप संवहन। ताप संवहन, ताप संवहन इसको हिंदी में बोला जाता है, किसको, हीट कन्वेक्शन को, ठीक है। अब ये होता क्या है, मतलब जैसे आम का पौधा है, देखो आपको मैं एक बढ़िया फोटो बना के बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये आपका पौधा है, क्या है, आम का पौधा, ठीक है। ये छतरी नहीं है, छतरी मत समझ लेना इसको, आम का पौधा है, क्या है, आम का पौधा। इस पे ये आम लटक रहे हैं, हाँ। मुंह में पानी आए तो कल जाके ले आना आम, ठीक है। ये आम लटक रहे हैं, इस पे दो आम नहीं लटक रहे हैं, बहुत सारे आम लटक रहे हैं, ठीक है, याद रखना। ये आम लटक रहे हैं इसके ऊपर। अब ऊपर से क्या आई, सनलाइट आई, क्या आई, सनलाइट, ठीक है। ये सनलाइट आई तो ये कहाँ गिरी, जमीन के ऊपर गिरी। कहाँ गिरी भाई, जमीन के ऊपर गिरी, ठीक है। जमीन के ऊपर गिरने से वापस ये पलटी खाती है, पलटी खा के कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, ठीक है। ऊपर जाती है तो कहाँ गई, ये फल के ऊपर गई। कहाँ गई, फल के ऊपर गई। तो फल के ऊपर जब ये जाती है तो फल में अंदर कायिक विकार उत्पन्न कर देती है। कौन सा विकार, स्पॉन्जी उत्तक। कौन सा, स्पॉन्जी उत्तक, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, मतलब जो ताप है नीचे आया और ऊपर गया, इसको हीट कन्वेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट कन्वेक्शन, ताप संवहन। क्या बोलते हैं, ताप संवहन, ताप संवहन, ठीक है। तो ये हीट कन्वेक्शन का मतलब यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ गिरी और ऊपर वापस गई, जो इसके अंदर स्पंज के जैसे उत्तक हो गए, मतलब उनको दबाते हैं तो स्पंज के जैसा महसूस होता है। स्पंज क्या होता है पता है, स्प्रिंग, है ना। जैसे स्प्रिंग को दबाते हैं वैसे ही एक बॉल आती है स्पंज की, उसको भी ऐसे दबाते हैं तो वापस वो वैसी वैसी स्थान ले लेती है, परंतु अंदर से स्प्रिंग की तरह दबती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया स्पॉन्जी उत्तक। क्या बोला गया है, स्पॉन्जी उत्तक, स्पॉन्जी उत्तक। तो आपको समझ में आ गया, ताप संवहन के कारण होती है। किसके कारण होती है, ताप संवहन के कारण। अब आप कहोगे भाई ताप संवहन के कारण होती है सब, तो इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना है, मल्चिंग करनी है। क्या करना है, मल्चिंग करनी है। ये जो यहाँ पे है मल्चिंग किसी से भी कर सकते हैं आप, चाहे तो आप घास फूस डाल देंगे, है ना। जो आपका आम का पौधा है उसके आसपास जितनी इसकी कैनोपी है ना, जिसकी जितना उसका पौधा फैला हुआ है उतनी चौड़ाई में। कैनोपी किसको कहते हैं भाई, फैलाव। ये जो है फैलाव, इसको कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी सीध में यहाँ पे अपन घास फूस डाल देंगे नीचे, तो ताप संवहन नहीं होगा। ताप संवहन नहीं होगा तो मतलब आपके हीट कन्वेक्शन नहीं होगा। हीट कन्वेक्शन नहीं होगा तो मतलब स्पॉन्जी उत्तक की समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया ताप संवहन मतलब ये देखो इस तरीके के उत्तर हो जाते हैं, उत्तक अंदर से, फिर इनको दबाते हैं तो स्प्रिंग के जैसे महसूस होता है। तो मतलब ये इस तरीके के उत्तक अंदर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी उत्तक। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी उत्तक। और सबसे ज्यादा ये किसमें होता है, अल्फांसो के अंदर, है ना। कौन सी किस्म में सबसे ज्यादा होता है, अल्फांसो किस्म के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पूसा केतकी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है कि पूसा केतकी। देखो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि एक तो पूसा केतकी है और एक पूसा चेतकी है ना, दो नाम है।
शायद एक क्वेश्चन पीछे वाले में रह गया, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये रहा, है ना। एक तो पूछा चेत की है और एक पूछा केत की है ना। तो चेत की और केत की ये किस किस की किस्में हैं, ठीक है। पूछा केत की किसकी है और पूछा चेत की किसकी है। अब आपको यहाँ पे याद करना है, क्या याद करना है, कलर, दोनों का कलर याद रखना है, ठीक है। एक किस्म तो है इसमें से सफेद, मतलब जो फूल गोभी की है, किसकी है, फूल गोभी की है। और एक किस्म है अपनी मूली की, है ना, दोनों है, एक मूली की होगी एक फूल गोभी की होगी, परंतु याद नहीं रह पाता है अपने को कि भाई इसकी है कि इसकी है, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए पहले दोनों का कलर याद रखना है, मूली का और फूल गोभी का। अब आप यहाँ पे ये कहोगे सर दोनों ही सफेद होती है ना। जो कह रहे हैं दोनों ही सफेद होती है उनको मैं बता दूं कि गोभी की जो फूल गोभी है उसका रंग सफेद नहीं होता है ना। उसका नेचुरल कलर जो है वो सफेद नहीं होता है, वो हल्का पीला होता है, ठीक है। हल्का पीला होता है, ज्यादा पीला भी नहीं होता, परंतु दूधिया रंग उसको कह सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सफेद नहीं होता है, जबकि मूली का रंग बिल्कुल सफेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को एक चीज तो ये समझ में आ गई कि भाई सफेद कौन सी है, मूली है। कौन सी है, मूली है ना। तो मूली सफेद होती है और फूल गोभी है वो हल्की पीले रंग की होती है, ठीक है, यानी दूधिया कलर की होती है। अब जैसे अपन बात करें चेत की, अब चेतक घोड़ा आपको सबको याद होगा, है ना। चेतक घोड़ा किसको याद नहीं, सबको याद है। चेतक किसका घोड़ा था भाई, कमेंट करो फटाफट, चेतक किसका घोड़ा था। चेतक घोड़ा, ऐसा कोई राजस्थानी नहीं होगा जो चेतक घोड़े का नाम नहीं जानता हो या चेतक घोड़े के बारे में सुना नहीं हो। हाँ महेंद्र का कमेंट आया यहाँ पे, महाराणा प्रताप, मंजू का कमेंट है महाराणा प्रताप, लाखन कह रहा है महाराणा प्रताप, नितेश कह रहा है महाराणा प्रताप, और खुशहाल कह रहा है महाराणा प्रताप, और सभी का कमेंट ये आ रहा है महाराणा प्रताप, वेरी गुड, ठीक है। तो महाराणा प्रताप आपका सही आंसर है, ठीक है। मतलब महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो इतना, वेरी गुड। आशा का कमेंट भी है, राजेश का कमेंट, महाराणा प्रताप, वेरी गुड, ठीक है। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो इतना स्वामी भक्त था, आप सबने उसकी स्वामी भक्ति सुनी होगी कि जब अंत समय था उस घोड़े का, उसका पैर कट गया था, वो मरने वाला था, उस समय भी उस घोड़े ने महाराणा प्रताप को उस युद्ध भूमि से दूर ले गया और जो एक नाला था उस नाले को कूद के और उसके बाद में उसने अपने प्राण त्यागे। तो इतना स्वामी भक्त घोड़ा था। उसका रंग कैसा था भाई, सफेद रंग था। कौन सा रंग था, सफेद रंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है चेतक का रंग था सफेद। किसका रंग था, सफेद, चेतक का। और मूली का रंग भी है अपना सफेद, ठीक है। तो चेतक का और मूली का रंग दोनों का एक जैसा है, सफेद। तो ये किसकी किस्म है, अपनी मूली की किस्म है। किसकी किस्म है भाई, मूली की किस्म है, ठीक है। बोलना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा चेत की, मूली की किस्म है, याद कर लेना अच्छे से, कहानी याद रखनी है चेतक वाली, ठीक है। दूसरी अपनी पूछा केतकी। अब केतकी से आपको याद रखना है फूल गोभी में केतकी को, फूल गोभी को क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर। क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर। यहाँ पे आपको अंग्रेजी नाम याद रह गया तो आप वैरायटी नहीं भूलोगे, है ना। और दोनों में से एक वैरायटी याद रह गई तो भी दूसरे तुक्का लगाएंगे तो भी सही हो जाएगी, ठीक है। तो केतकी को याद रखना है कॉलीफ्लावर से, है ना। क से क जोड़ना है, ये इधर केतकी इधर कॉलीफ्लावर। फूल गोभी याद नहीं रखना है, कॉलीफ्लावर याद रखना है। पूछा केतकी किसकी है, कॉलीफ्लावर की। किसकी वैरायटी है, कॉलीफ्लावर की। और कॉलीफ्लावर का मतलब फूल गोभी होती है, ठीक है। आपको अगर जैसे पेपर तो आपका दोनों भाषाओं में आता है, जो भी पेपर देंगे आप दोनों भाषाओं में आएगा। तो आपको जैसे ही पूछा केतकी दिखे आप इंग्लिश वाले ऑप्शन देख लेना, ठीक है। वहां पे आपको कॉलीफ्लावर दिखाई दे देगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अमरूद के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, माउंट लेरिंग या डेरी दाब। माउंट लेरिंग या डेरी दाब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। माउंट लेरिंग, डेरी दाब, इसमें व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है तो अमरूद के अंदर, ठीक है। या अमरूद में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, तो माउंट लेरिंग या डेरी दाब, ठीक है। अब माउंट लेरिंग डेरी दाब होता क्या है ना, वो आपको मैंने प्रवर्धन पढ़ाया उस समय भी समझाया था। ये जो तना होता है लगभग उसको कुर्सी की हाइट से, है ना, कुर्सी के स्टूल की हाइट से उसको काटा जाता है, मतलब 2 से 3 फीट की हाइट से उसको काटा जाता है। और उसके बाद इसमें से नए नए प्रोरोर निकलते हैं, नई नई शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं के यहाँ से बिल्कुल तने के पास से छाल हटा देते हैं 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में। फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं, मतलब पूरे के ऊपर ढेर लगा देते हैं। और ढेर में इनको ऊपर खुला रखते हैं और बाकी यहाँ तक ऊपर ढेर लगा दिया अपन ने। उसके बाद में इस पे लगातार पानी छिड़केंगे। तो पानी छिड़कने से क्या होगा, यहाँ से ये दिखाई दे रही है आपको, ये जड़ें आ गई है ना, यहाँ पे नई नई जड़ें निकल जाती है।
तो ये इन जड़ों से नीचे की साइड से इस शाखा को काट कर और नए पौधे के रूप में लगा दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? माउंट लेयरिंग या डेरिदाब। क्या बोलते हैं? माउंट लेयरिंग या डेरिदाब बोला जाता है। ठीक है, हाँ। तो माउंट लेयरिंग या डेरिदाब, इसमें प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि का मतलब जो लार्ज स्केल पे काम में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि, है ना। ये स्ट्रॉबेरी आप सोचोगे हमारे सिलेबस में नहीं है ना, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में एक पॉइंट डाल रखा है प्रवर्धन की विधियां। क्या डाल रखा है? प्रवर्धन की विधियां। तो प्रवर्धन की विधियों के अंदर ये आता है अपना, तो स्ट्रॉबेरी के प्रवर्धन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है ना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, स्ट्रॉबेरी के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो रनर्स को विभाजन भी बोलते हैं अपन, है ना, विभाजन भी बोलते हैं और रनर्स भी बोलते हैं। विभाजन के अंदर जो है रनर्स काम में आता है। रनर्स का मतलब पौधे के अंदर ऐसी शाखाएं होती है जमीन के ऊपर फैली रहती है, वो जहाँ पे जमीन से टच होती है वहीं से जड़ें छोड़ देती है। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं रनर्स। क्या बोलते हैं? क्रिकेट में देखा है, क्रिकेट में जब एक खिलाड़ी होता है प्लेयर, उसको जब चोट लग जाती है ना, इंजर्ड हो जाता है, तब उसके लिए एक और क्या बुलाया जाता है? रनर बुलाया जाता है ना, जो उसके स्थान पर दौड़ता है। केवल वो तो छक्के चौके मारता है और दौड़ने वाला दूसरा रनर होता है। ठीक है, उसी की तरह ये जो कुछ पौधे की शाखाएं होती है ये जमीन के ऊपर दौड़ती है ना, तो इसलिए उसको बोला गया रनर। क्या बोला गया? रनर्स। ठीक है, तो ये रनर्स के द्वारा स्ट्रॉबेरी के अंदर प्रवर्धन किया जाता है। आपको याद रखने के लिए र, है ना, स्ट्रॉबेरी, री, र से रनर्स, है ना, स्ट्रॉबेरी रनर्स, याद रह जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपना ग्रे स्पेक ऑफ जई, है ना, ग्रे स्पेक ऑफ जई और गेहूं, ये जो एक कायिक विकार है ये किसकी कमी से होता है भाई? मैग्नीज की कमी से, है ना। अपन ने पढ़ा था पहले भी, मैग्नीज की कमी से ग्रे स्पेक ऑफ जई नामक कायिक विकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना मार्स स्पॉट ऑफ मटर। मार्स स्पॉट ऑफ मटर किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी से, है ना, मैग्नीज की कमी से मटर के अंदर जो कायिक विकार है मार्स स्पॉट ऑफ मटर उसका नाम है, ये भी मैग्नीज की कमी से हो रहा है। ठीक है, और ग्रे स्पेक ऑफ जई और गेहूं है या फिर अनाज वाली फसलों में किसी में भी हो सकता है ग्रे स्पेक ऑफ जई, वो मैग्नीज की कमी से ही होता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपना सर्वाधिक नाइट्रोजन, मैंने वहां बताया था ना आपको, एक और क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में, है ना, तो वो यही क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में पाई जाती है? सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में पाई जाती है? तो उसका नाम है एनहाइड्रस अमोनिया। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि एनहाइड्रस अमोनिया किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन गैस के रूप में, दूसरा ऑप्शन दानेदार अवस्था में, तीसरा ऑप्शन ग्रेनुल्स की अवस्था में, चौथा ऑप्शन तरल अवस्था में। आप कमेंट करके जवाब दें जिसको कभी सुना हो इसके बारे में। एनहाइड्रस अमोनिया, यहाँ पे खुशहाल तो कह रहा है भाई तरल, परंतु ये तो सही नहीं है। और दूसरे बताएं, फटाफट से कमेंट करें। हाँ, मंजू कह रही यहाँ पे तरल। ठीक है, यहाँ नितेश को अभी नहीं आ रहा है, शायद उसने कमेंट नहीं किया अभी तक। यहाँ लाखन कह रहा है तरल, यहाँ महेंद्र कह रहा है तरल। ठीक है, शाबाश, आपका राइट आंसर है बिल्कुल, जो तरल अवस्था के अंदर होता है। किस अवस्था में होता है ये? तरल अवस्था में। ये भी वैसे पूछते तो नहीं है, परंतु आपको पूछने लायक क्वेश्चन तो यही है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कौन से उर्वरक में पाई जाती है? तो इसके अंदर एनहाइड्रस अमोनिया में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है भाई? 82%। कितनी पाई जाती है? 82% पाई जाती है। और ये पूछते हैं कि भाई अगर ये किस अवस्था में होता है? तो तरल अवस्था में ये होता है। ठीक है, मनोहर चौधरी जी, आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत है, दानेदार नहीं होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक है, दानेदार अवस्था में अपना यूरिया होता है। नेक्स्ट है अपना अमरूद की बोनी किस्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी, अमरूद की। हाँ, आशा का जवाब बिल्कुल सही है, लिक्विड तरल अवस्था में ये होता है। ठीक है, तो अमरूद की बोनी किस्म है वो है अर्का मृदुला। कौन सी है? अर्का मृदुला। क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है? अर्का मृदुला। कौन सी है भाई? अर्का मृदुला। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है? विटामिन सी कौन से फल में पाया जाता है? बारबेडोस चेरी। किसमें पाया जाता है भाई? ये इस प्रकार की चेरी होती है,
है ना, जिसका नाम है बारबेडोस चेरी। कौन सी चेरी? बारबेडोस चेरी। इसके अंदर विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कितने मात्रा में? सर्वाधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना किन्नो या माल्टा कहाँ का प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैं ये कहूँ कि विटामिन सी का जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें आपका ये बारबेडोस चेरी नहीं आया है, उसके अंदर ऑप्शन आए हैं आंवला, अमरूद, नींबू और संतरा। ये चारों ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सही करेंगे आप फटाफट से कमेंट करें। हाँ, या मंजू का सबसे पहले कमेंट आया है आंवला। ठीक है, यहाँ पे जो है महेंद्र का कमेंट भी है आंवला, लाखन का कमेंट आंवला, खुशहाल का कमेंट आंवला। ठीक है, सभी का लगभग आंवला आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल राइट है। देखो सबसे ज़्यादा तो होता है अपना बारबेडोस चेरी में सर्वाधिक होता है, उसके बाद में होता है आंवला में, उसके बाद में है अमरूद में, उसके बाद में नींबू में। ठीक है, उसके बाद में जामुन वगैरह सब में होता है। हाँ, वेरी गुड राजेश, आपका बिल्कुल सही आंसर है आंवला। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं किन्नो या माल्टा में बता रहा था कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गंगानगर का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? गंगानगर का। और किन्नो होता क्या है? मैंने आपको बताया था, ये एक संकर किस्म है किसकी? मैंडरीन की। किसकी? मैंडरीन की। ठीक है, तो माल्टा या मैंडरीन कुछ भी एक ही है, माल्टा का मतलब वही है, मैंडरीन का मतलब वही है। ठीक है, तो ये किसका क्रॉस है? संकर किसका है भाई? किंग इंटू विलो लीफ का। किसका संकरण है ये? किंग इंटू विलो लीफ, राजा और रानी। क्या है? राजा और रानी। किंग इंटू विलो लीफ दोनों जो है, राजा रानी याद नहीं रखना है आपको, यही याद रखना है, किंग इंटू विलो लीफ। ठीक है, सिट्रस नोबेलिस इंटू सिट्रस डेलिशियोसा, इतना याद नहीं रखना है अपने, तो किंग इंटू विलो लीफ याद रखना है केवल। ठीक है, कहाँ पे किया गया था संकरण? यूएसए के अंदर। कहाँ किया गया था? यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, किसने किया था? एच बी फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था भाई? एच बी फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1935 में। कब किया था भाई? 1935 के अंदर संकरण करवाया था। और भारत में ये कब आया था? 1959 में। कहाँ पर? पंजाब के अंदर। सबसे पहले इसको पंजाब में लाया गया, भारत में। कहाँ पे? भारत में पंजाब के अंदर इसको सबसे पहले लाए। कब लाए? 1959 के अंदर। बना कब था ये? 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केट फेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है इसका कि केट फेस किसका कायिक विकार है? केट फेस का मतलब बिल्ली का जैसा मुंह। बिल्ली का मुंह देखा है आपने, है ना? सबने देखा होगा बिल्ली का मुंह, है ना? तो मैं करके नहीं बताऊंगा। लाइट गई, लाइट गई बेटा, तो अब ये क्लास यहीं पे एंड की जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं, अगर थोड़ी देर में लाइट आ जाए तो क्वेश्चन करवा देते हैं, बच रहे हैं जो, नहीं आएगी तो वाह।
सभी जुड़ जाएं लाइव वापस। थोड़ा सा लाइट का इश्यू आया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, इसलिए क्लास थोड़ी देर रुक गई थी। अब वापस जुड़ जाते हैं सभी, अपन क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे केट फेस के बारे में। केट फेस का मतलब ऐसा कायिक विकार जिसमें बिल्ली के जैसा मुंह हो जाता हो। बिल्ली के जैसा मुंह कैसा होता है भाई? एक जो टमाटर होता है, आपने सबने चेन तो देखी होगी, है ना? चेन का मतलब जिप। जिप का मतलब आपके बैग के जो चेन होती है, वो उसमें वो 3 इडियट मूवी थी, उसमें वो बताया था ना आमिर खान ने। मशीन क्या होती है? मशीन की परिभाषा दी थी ना, पेंट की चेन खोल खोल के बंद करके बताई थी, है ना? तो वो चेन जो होती है जिप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब चेन के जैसी संरचना जो होती है वो फल के ऊपर बन जाती है। किस पे बन जाती है? फल के ऊपर। मतलब जो टमाटर का फल है उसके ऊपर जिप के जैसी, मतलब चेन के जैसी संरचना का बन जाना क्या कहलाता है? केट फेस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? केट फेस कहलाता है। ठीक है, तो ये केट फेस जो होता है किसके कारण होता है? भौतिक क्षति के कारण। ठीक है, भौतिक क्षति मतलब जब टमाटर वृद्धि कर रहा होता है उस समय उसको भौतिक क्षति हो जाती है, उसकी वजह से ये हो सकता है। या फिर तापमान में कमी के कारण, है ना, तापमान में कमी से भी ये हो सकता है। और विपरीत परिस्थितियां, मतलब उसकी जो वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, विपरीत परिस्थितियां होती है, उस कंडीशन में भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि केट फेस किसका कायिक विकार है? क्या आएगा क्वेश्चन? केट फेस किसका कायिक विकार है? तो टमाटर का। किसका है भाई? टमाटर का। अगर पूछते हैं कि किसके कारण होता है, तो भौतिक क्षति के कारण, या फिर तापमान में कमी के कारण, या फिर विपरीत परिस्थितियों के कारण, मतलब वृद्धि के समय विपरीत परिस्थितियां होती है, उसके कारण से भी ये समस्या हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि भाई ट्रिटिकेल क्या है, या ट्रिटिकेल किसके संकरण से बना है, या फिर ट्रिटिकेल किस वैज्ञानिक ने बनाया था, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम मानव निर्मित अनाज। क्या बोलते हैं? प्रथम मानव निर्मित अनाज। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानव ने इस अनाज को बनाया था। कैसे बनाया था? क्रॉस करा के। किसका क्रॉस कराया था? गेहूं इंटू राई का, है ना? किसका क्रॉस कराया था? गेहूं इंटू राई का, दोनों का क्रॉस कराया था, और दोनों के क्रॉस कराने से एक नया अनाज बना, उसको दिया गया नाम ट्रिटिकेल। क्या नाम दिया? ट्रिटिकेल। ठीक है, 2 जनों को मिलाया, 2 जनों से तीसरा बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को नाम क्या दे दिया? ट्रिटिकेल। क्या नाम दिया? ट्रिटिकेल। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन एक तो पूछेंगे कि किस वैज्ञानिक ने ट्रिटिकेल का निर्माण किया था। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछते हैं प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है। क्या पूछते हैं? प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा है? तो वो है अपना ट्रिटिकेल। कौन सा है? ट्रिटिकेल। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? तो रिंकू नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। रिंकू लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं रिंकू मिलेगा, बात एक ही है। ठीक है, रिंकू नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। कब बनाया था? 1888 में। कब बनाया था? 1888 में। ठीक है, भारत में। चलो ठीक है, या इसका इतना ही पूछते हैं ट्रिटिकेल का। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से फलों का स्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से फलों का स्थान, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सा फल बोते हैं, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो है आम का। किसका है भाई? आम का। उसके बाद है नींबू का। ठीक है, नींबू वर्गीय फल नहीं है, नींबू है। ठीक है, उसके बाद में केले का, उसके बाद में सेब का। ठीक है, ये अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से आते हैं। उसके बाद में भारत में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है फलों का? तो पहला स्थान तो है केले का। किसका है भाई? केले का। दूसरा स्थान है आम का, तीसरा नींबू का, और चौथा अमरूद का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन फल। देखो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो ऐसे पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से फल का है? तो आपको ये चारों ऑप्शन याद इसलिए रखने हैं कि इसमें से हो सकता है एक ही पूछे, एक केवल सेब पूछ ले, ये इन तीनों को पूछे ही नहीं। तो आपको चारों याद होने चाहिए। ठीक है, कि पहला स्थान आम का है, दूसरा नींबू का, तीसरा केला, चौथा सेब। ज्यादा पूछने की चांस है आम की। ठीक है, तो आम ऑप्शन में मिलेगा आपको, तो आम को राइट करना है। ठीक है, और उत्पादन की दृष्टि से पूछ ले तो केला ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा, केला सही करना है। ये नहीं मिले तो इसको, और ये नहीं मिले इसको। इस तरीके से आपको सीरीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चीन के बाद दूसरा स्थान है। कौन सा भाई? चीन के बाद दूसरा स्थान है भारत का सब्जी उत्पादन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है केला उत्पादन व क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? तो तमिलनाडु का। किसका है भाई? तमिलनाडु का केला उत्पादन
और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सीताफल को क्या कहते हैं, शुगर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है शुगर एप्पल के नाम से किसको जाना, तो सीताफल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विप्टेल रोग, है ना। विप्टेल रोग फूल गोभी में किसके कमी के कारण होता है। क्वेश्चन आता है विप्टेल नामक कायिक विकार फूल गोभी में किसकी कमी के कारण होता है, तो विप्टेल मोलिब्डेनम की कमी से होता है। किसकी कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से। आपको वो कहानी जो याद होगी, कुछ बच्चों को, कुछ को भूल गए होंगे। एक बार जब क्या हुआ, स्कूल के अंदर ABCD सिखाई जा रही थी। क्या सिखाई जा रही थी, ABCD सिखाई जा रही थी। तो उसमें कैसे सिखाया जा रहा था, क्योंकि गांव के बच्चे थे, तो गांव के बच्चों को सिखाया जा रहा था कि A फॉर आशा की बही, B फॉर बालू की बही, C फॉर चंदू की बही, है ना, D फॉर डालिया की बही, है ना। इस तरीके से सिखाया जा रहा था। तो ऐसे सिखाते सिखाते थोड़ी बहुत सिखाई, मतलब IJK तक ही पहुंचे थे, आगे नहीं पहुंचे, या M तक पहुंच गए थे। हाँ, M तक पहुंच गए थे, फिर आगे नहीं पहुंचे थे। तो फिर अगले दिन वापस बच्चे आए। ठीक है, बच्चे आए तो वहाँ पे मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि मैडम को नहीं पता था कि मैंने M तक ही पढ़ाया था। उन्होंने लिख दिया W। क्या लिखा, W, कि ये क्या है। तो एक बच्चे को खड़ा किया, लाखन को खड़ा किया, जैसे लाखन को कहा कि भाई बता भाई लाखन क्या है इसका मतलब। लाखन बोला कि सर मैडम ये तो ये जो है, जो उसकी मांगिया की भाई उल्टी हो गई है। क्या हुआ, मांगिया की भाई उल्टी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ABCD मतलब कहते हैं ना अधूरा ज्ञान मतलब नुकसानदायक होता है, तो वो अधूरा ज्ञान था उसको, इस वजह से उसने मांगिया की भाई को उल्टी कर दिया, जबकि ये क्या था, W था। ठीक है, तो ठीक है, तो अपने को यहाँ याद रखना है। देखो ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि अपना जो विप्टेल है ये इसकी स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है, W से, है ना, विप्टेल। विप्टेल, ठीक है, ये इस तरीके से स्पेलिंग होती है इसकी। तो आपको याद रखना है W और M इंटरचेंज है। ठीक है, W को उल्टा करोगे तो M और M को उल्टा करोगे तो W। ठीक है, तो इसलिए मतलब मोलिब्डेनम याद रखना है कि जब भी अपना विप्टेल दिख जाए तो मोलिब्डेनम याद आ जाना चाहिए। W और M का कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, मांगिया की भाई उल्टी हो गई है ना, तो वो याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन फूल गोभी में बटनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फूल गोभी में बटनिंग का मतलब, ये आपको फोटो लगाया है, फूल जो है फूल गोभी के वो छोटे छोटे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं बटनिंग। क्या बोलते हैं, बटनिंग। ठीक है, तो फूल गोभी के अंदर बटनिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, नाइट्रोजन यानी नत्रजन की कमी के कारण होती है। किसमें होती है ये, फूल गोभी में होती है। किसकी कमी के कारण, नत्रजन की कमी के कारण। बटनिंग का मतलब बटन के जैसे फूल का बनना, बटन के जैसे फूल, बटन मतलब छोटे छोटे होते हैं ना, अपने बटन बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं। हाँ, कोई कह रहा है कि भाई कोट के बटन बड़े होते हैं, है ना, कोट के बटन नहीं देखने, अपने शर्ट के बटन देखने, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो मतलब फूल छोटे रह जाते हैं, नॉर्मल फूल से छोटे रह जाते हैं, उसको बटनिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूल गोभी में ब्राउनिंग, है ना, रेड रोट भी बोला जाता है, यानी लाल सड़न भी बोला जाता है इसको, ब्राउनिंग को। किसके कारण होती है, बोरॉन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण होती है फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरॉन की कमी के कारण होती है। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं इसको। नेक्स्ट है अपना खोखला तना कायिक विकार, है ना, खोखला तना कायिक विकार किसकी अधिकता के कारण होता है, नत्रजन की अधिकता के कारण। मतलब किसी में भी हो सकता है ना, खोखला तना आलू में हो सकता है और अपने फूल गोभी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो खोखला तना का मेन कारण नत्रजन की अधिकता होती है। नत्रजन की अधिकता से पौधा बाहर से वानस्पतिक वृद्धि अधिक कर लेता है, परंतु अंदर से खोखला रह जाता है। उसी को बोलते हैं अपन खोखला तना या होलो स्टेम। क्या बोलते हैं, होलो स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर में बेर। टमाटर में बेर कायिक विकार किसकी कमी के कारण होता है, टमाटर में बेर, मतलब बेर का मतलब यहाँ पे खाने वाला बेर की बात नहीं हो रही है। टमाटर के अंदर बेर कायिक विकार है, जिसका पूरा नाम होता है ब्लॉसम एंड रोट। क्या होता है, ब्लॉसम एंड रोट, BER। बेर का मतलब ब्लॉसम एंड रोट। ठीक है, इसका मतलब ब्लॉसम एंड रोट जो है, टमाटर का जो फल है, टमाटर के फल का नीचे वाला भाग जो है, जहाँ पे फूल जुड़ा रहता है, वहाँ पे सड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं अपन ब्लॉसम एंड रोट। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करके फोटो सहित आपको जब टमाटर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे अपन। ठीक है, तो ये किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर के जहाँ पे फूल जुड़ा होता है वो भाग सड़ने लग जाता है। DK जहांगीर, राम राम जी, राम राम,
जंगरेवा, जंगरेवाद, हाँ डीके जंगरेवाद, राम राम साहब, राम राम। ठीक है, तो टमाटर में बेर जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है ब्लॉसम एंड ड्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन अंगूर में शेर, शेर का मतलब CER, शेर का मतलब शेर, टाइगर, उसकी बात नहीं हो रही है, शेर की बात नहीं हो रही, शेर का मतलब कैलिक्स एंड रोड, कैलिक्स एंड रोड। ठीक है, कैलिक्स एंड रोड, कैलिक्स एंड रोड का मतलब अंगूर के अंदर होने वाला एक कायिक विकार है। ठीक है, जिसके अंदर कई सारे अंगूर जो है सड़ने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स एंड रोड। ठीक है, गुच्छा जो होता है अंगूर का, उसमें कई अंगूर सड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं कैलिक्स एंड रोड। ठीक है, जो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना अंगूर के अंदर हैन एंड चिकन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम के अंदर, पूछा हुआ क्वेश्चन है हैन एंड चिकन। ठीक है, हैन एंड चिकन किस में होता है? अंगूर में होता है। किसकी कमी से होता है? बोरोन की कमी से। किसकी कमी से भाई? बोरोन की कमी से होता है हैन एंड चिकन नामक कायिक विकार। किस में हो रहा है? अंगूर के अंदर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना ग्रीन हाउस का उपयोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस का उपयोग क्यों किया जाता है? बेमौसमी सब्जी उत्पादन के लिए। किसके लिए भाई? बेमौसम सब्जी उत्पादन के लिए, मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए। किसके लिए? वेजिटेबल फोर्सिंग के लिए। फोर्स करके क्या कहते हैं कि तू उग, सब्जी को क्या कहते हैं? तू उग, है ना। सब्जी को जबरदस्ती उगाया जाता है कि मैंने तेरे को एनवायरमेंट तेरे को जैसा चाहिए वैसा दे दिया, अब तो तेरे को उगना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो उग जाती है फिर, तो उसको बोलते हैं बेमौसम सब्जी उत्पादन। क्या बोलते हैं? बेमौसम सब्जी उत्पादन। तो ग्रीन हाउस का उपयोग बेमौसम सब्जी उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना टमाटर का पीला रंग। क्या है? टमाटर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसके कारण भाई? कैरोटीन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टमाटर का लाल रंग, लाइकोपिन के कारण। ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, है ना। लाइकोपिन के कारण क्या होता है? क्या होता है भाई? टमाटर का लाल रंग, है ना। ये लाल छट टमाटर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लाल, एकदम डार्क रेड। ठीक है, तो ये जो कलर किसके कारण है भाई? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है। लाइकोपिन वर्णक बहुत अधिक मात्रा में टमाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इसका कलर लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूध का सफेद रंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग केसिन के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे आप कि घी का सफेद रंग किसके कारण होता है? घी का सफेद रंग किसके कारण होता है? फटाफट से कमेंट का जवाब दें। यहाँ पे खुशहाल का कमेंट सबसे पहले आया है कि केसीन। यहाँ पे महेंद्र का कमेंट भी आ रहा है केसीन। यहाँ लाखन का कमेंट आया केसीन। नितेश का कमेंट आया केसीन। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें। घी का सफेद रंग, राजेश का कमेंट आया है केसीन, वेरी गुड। और कोई किसी को आता है? हाँ, मंजू का कमेंट आया यहाँ पे केसीन। और कोई? बिल्कुल आपका सही जवाब है। यहाँ पे आपने जीता है पूरा 25 लाख रुपए। आपने कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, हाँ, खुशबू का भी बिल्कुल जवाब से आया केसीन। ठीक है, तो आप जीत गए यहाँ पे 25 लाख रुपए। जब चाहे आप क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आपके अकाउंट डिटेल मेरे को सेंड करें। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना दूध का पीला रंग। ठीक है, चाहे घी हो चाहे दूध हो, उनका सबका जो है सफेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है, पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। घी हो या दूध हो, दोनों में एक ही बात है। हाँ राजेश, बिल्कुल, भैंस के घी के अंदर जो है केसिन ज्यादा पाया जाता है, गाय के घी में कैरोटीन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो दूध का पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखना है। घी का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण। बाबा रामदेव जी जो घी बना रहे हैं, है ना, गाय का घी, प्योर गाय का घी, उसके अंदर क्या है? कैरोटीन ज्यादा है। क्या ज्यादा है? कैरोटीन ज्यादा है। अब घी कैसा है वो मेरे को नहीं पता है, हाँ, क्योंकि मैं घर का घी खाता हूँ, बाबा रामदेव जी वाला नहीं खाता हूँ। नेक्स्ट है दूध की पीएच। दूध की पीएच कितनी होती है भाई? 6.4 से 6.7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दूध की पीएच कितनी होती है? 6.4 से 6.7 पीएच इसकी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दान का खेरा रोग। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं। तो आप याद रखें, धान का खेरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण, जस्ते की कमी के कारण। भारत की मृदाओं में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो
दान का खेरा रोग जिंक की कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। याद रखना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं, मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की शुरुआत ही इसमें इसी क्वेश्चन से होती है, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। भारतीय मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है। ठीक है, पूसा केत की, पूसा चेत की पहले ही अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चेत की मूली की हो गई और केत की फूल गोभी की हो गई, डबल बार आ गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है आलू का काला हृदय रोग, ये भी इंपॉर्टेंट काई विकार है आलू का। ये फोटो लग रहे हैं अच्छे अच्छे, आप देख सकते हो कि भाई इसके अंदर का जो भाग है क्या हो गया, काला काला हो गया। क्या हो गया, काला हो गया अंदर का भाग। तो आलू के अंदर का भाग का काला हो जाना किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। कहाँ होती है ऑक्सीजन की कमी, भंडारण में। कहाँ पर, भंडारण में। मृदा में कमी नहीं होती है, मृदा में तो उसको पूरी मिल जाती है, परंतु जब भंडारण करते हैं उस समय अगर ऑक्सीजन की कमी हो वहां पर, तो कौन सा का विकार हो जाएगा, काला हृदय रोग। मतलब कहते हैं ना कि अंदर से मन का काला है, तो कहते हैं नहीं कहते हैं, है ना। तो अंदर से जो हार्ट है उसका वो काला पड़ जाता है। अंदर से हार्ट अपना हमेशा साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब बिल्कुल साफ, क्लियर। ठीक है, जो मन में कोई भी मतलब अपने जो मुंह पे अगर कुछ बुरा कह दो तो फिर भी चल सकता है, परंतु पेट के अंदर मतलब अंदर अपने कोई भी ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान कर सकती है, अपने को भी नुकसान कर सकती है। ठीक है, हमेशा देखो प्रकृति का क्या नियम है, आपको एक नियम बताता हूँ। प्रकृति का ये नियम है कि अगर आप कुछ अच्छा मतलब कहोगे या अच्छा किसी के लिए करोगे तो वो भी आपके पास लौट के आएगा। ठीक है, और किसी के लिए कुछ बुरा कहोगे या बुरा करोगे तो वो भी आपके पास लौट के आएगा। मतलब बुरा करोगे तो बुरा होगा आपके साथ भी। ठीक है, और अच्छा करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ भी। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी किसी का बुरा नहीं करें, कभी किसी का बुरा नहीं सोचें। हमेशा देखो लाइफ में खुश रहना है तो आप आज से एक सिद्धांत अपना लेना। क्या प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, हमेशा डेली की कम से कम 2 से 3 जनों की तारीफ करनी है अपने मुंह से। क्या करना है भाई, 2 से 3 जनों की तारीफ करनी है अपने मुंह से। फिर आप देखना आपका जीवन में कितने चेंजेस आते हैं। आज से 5 साल बाद मेरे को कोई बताना कि भाई सर मैंने आपका वो उस दिन बताया वो सिद्धांत फॉलो किया है, उससे आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आपकी होने वाली है अगर आप हर दिन 3 जनों की अपने मुँह से तारीफ करेंगे। उसके सामने नहीं, उसके सामने नहीं करनी है, उसके पीछे, है ना। कभी भी ध्यान रखो लाइफ में, तारीफ करो तो पीठ पीछे करो और बुराई करो तो सामने करो, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तारीफ करनी है किसी की तो किसी के पीठ पीछे करनी है, मतलब उसके सामने नहीं करनी है। ठीक है, सामने तारीफ करने वालों को क्या कहते हैं, मक्खन लगाने वाला, है ना। तो मक्खन लगाने वाला आपने नहीं बनना है। तारीफ करनी है पीठ पीछे, बुराई करनी है सामने। सामने उसको कोई कमी है उसकी तो बताओगे तो वो खुद में सुधार करेगा। ठीक है, तो अगर आप डेली की 3 जनों की नहीं छोड़ के आप 2 जनों की भी डेली अगर किसी की तारीफ कर लेंगे अपने मुंह से तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि वही तारीफ कहीं न कहीं लौट के उस आदमी तक भी जाएगी और आपके तक भी वापस आएगी, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप इस सिद्धांत को अपनाएं। याद नहीं रहे तो अपनी कॉपी के पहले पेज पे लिख लें कि सर ने कहा था कि 2 आदमियों की डेली तारीफ करनी है। कितने, 2 या 3 आदमियों की अपने मुंह से डेली तारीफ करनी है। ठीक है, एक्चुअल तारीफ जो हो उसमें 10% ऐड करके तारीफ करनी है। ठीक है, मान लो वो 90% के लायक है तो 10% और जोड़ना है और उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छे आदमियों की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ डाकू गुंडा लुटेरा हो उसकी तारीफ करो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वैसे उसकी भी करोगे तो आपके लिए तो अच्छा ही होगा, आपकी तरफ अच्छा ही लौट के आएगी, क्योंकि आपने उसकी तारीफ की, आपने उसकी बुराई नहीं की, आपने उसका कोई नुकसान नहीं किया है। अगर वो गुंडा भी है तो आपको आके नहीं मारेगा क्योंकि आप उसकी तारीफ करते हो, है ना। ठीक है, तो ये थे अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने आज चर्चा की। इन क्वेश्चंस में से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में मिलने वाले हैं। कोई सा भी एग्जाम आप देने जाएंगे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ें जो आपको याद नहीं हो, सारे के सारे क्वेश्चन इनके आपको याद हो जाने चाहिए। तो आपके कम से कम भी माने तो 3 से 4 क्वेश्चन आज कवर हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अंत में देखो आपसे हम ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा एक मिशन है, हम कुछ अच्छा करने के पर्पज़ से इस रास्ते पे निकले हैं। तो आपको हमारे से इतना सा सहयोग करना है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी क्लासेज आपको अच्छी लगती है
तो इनको अपने सारे सोशल मीडिया के ऊपर आपके जो भी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आप इनको शेयर करें, और जब भी आप हमारे वीडियो पर आएँ तो उस पर लाइक का बटन क्लिक करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन होता है उसके ऊपर हिट कर दें, उसके ऊपर घंटी जो होती है उसको दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो हमारा आता है, अगर हमने 15 मिनट पहले भी कोई वीडियो मतलब लाइव किया है तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें उससे और लाइक करें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। आपका कोई नुकसान नहीं होता परंतु हमारा उत्साह बढ़ता है, इसलिए आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत में आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।